ओके, फर्स्ट न्यूज़ इंटरनेशनल कैटेगरी के अंदर फर्स्ट न्यूज़ जो है वो आ रहा है कि हमारा जो पीएम जन औषधि जो मेडिसिन स्टोर्स का जो कॉन्सेप्ट है, जो इंडिया में काफ़ी फेमस है एक्चुअली, तो उसका एक ब्रांच खुला है, ओवरसीज़ ब्रांच, फर्स्ट ओवरसीज़ ब्रांच खुला है। कहाँ पर? मॉरिशस के अंदर एक ब्रांच खुला है, इसका याद रखना है आपको। तो ये पीएम जन औषधि का जो ब्रांच है ये आपको मिलेगा। तो ये आपको मालूम है कि पीएम जन औषधि ये क्या है एक्चुअली, किसका ब्रांच हम खोलने की बात कर रहे हैं यहाँ पर। बेसिकली एक स्कीम है हमारे पास, 2015 में लॉन्च हुई थी एक स्कीम, पीएम जन औषधि नाम की से एक्चुअली नाम हुई थी, पीएम जन औषधि स्कीम नाम था उसका एक्चुअली। उसमें ये काम था कि हम लोग ने एक्चुअली बहुत सारे इंडिया में जेनरिक मेडिसिन के स्टोर्स खोलने थे, जहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद से कुछ थोड़ा बहुत सपोर्ट करेगी। अप टू 5 लाख रुपीज़ का आपको यहाँ पर इंसेंटिव मिल रहा था एक्चुअली, मिल रहा है एक्चुअली। तो यहाँ पर सेंटर स्कीम है, मतलब बेसिकली पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको स्पॉन्सर कर रही है, इसको फंडिंग कर रही है बेसिकली। नाम क्या है पूरा? प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, ठीक है, पूरा एग्जैक्ट नाम है इसका स्कीम का। यहाँ पर 5 लाख रुपीज़ तक का इंसेंटिव देने की बात थी, मैंने आपको बताया। 2015 की ये स्कीम है, याद रखना है आपको। और प्लस 2 लाख रुपीज़ का एक्स्ट्रा इंसेंटिव अगर आपने वुमेन PWD ST/SC कैटेगरी अगर है, वहाँ पर फर्नीचर के लिए एक्स्ट्रा 2 लाख का इंसेंटिव यहाँ पर मिला जा रहा है। तो इसी का ही जो कॉन्सेप्ट है जेनरिक मेडिसिन का, एक्चुअली जेनरिक मेडिसिन किसको बोलते हैं? जेनरिक मेडिसिन ऐसे मेडिसिन हैं जो जिसका जो मेडिसिन का जो पेटेंट खत्म हो जाता है, जब पेटेंट राइट्स खत्म हो जाते हैं तो उसी को ही कॉपी कर देते हैं कंपनीज़ कुछ जो होती हैं, बहुत ही कम कॉस्ट में इसको कस्टमर को दिया जाता है, उसको बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस के अंदर यहाँ पर देने का कॉन्सेप्ट यहाँ दिया जाता है। तो इसी का ही फर्स्ट ब्रांच खुला है मॉरिशस के अंदर, जिसका कैपिटल मिलेगा आपको पोर्ट लुइस। ओके, सेकेंड न्यूज़ की तरफ चलते हैं। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव न्यूज़ में है, एक ग्रुप ही है बेसिकली। वहाँ पर बांग्लादेश को 5th मेंबर बनाया गया है, ठीक है। इससे पहले 4th मेंबर थे, 4 मेंबर थे। अब बांग्लादेश इज 5th मेंबर टू बी एडेड। ये क्या है बता रहा हूँ आपको। बेसिकली मैरीटाइम डोमेन के अंदर, मैरीटाइम कोऑपरेशन के अंदर, जो वाटर कोऑपरेशन के अंदर, जो भी सी डोमेन के अंदर, यहाँ पर एक ग्रुप है जहाँ पर इंडिया, मॉरिशस, मालदीव्स और श्रीलंका थे। 4 मेंबर्स थे इसके, और इसके 5th मेंबर जो है ऐड हो चुका है बांग्लादेश। तो इंडिया मेंबर है इसका, श्रीलंका ऑफकोर्स रहेगा, मालदीव्स एंड मॉरिशस, 4 लोग थे, और 5th मेंबर इसका ऐड हो चुका है बांग्लादेश। ये जो ग्रुप है 2020 में बेसिकली आया था, मैरीटाइम कोऑपरेशन के लिए बनाया गया, आपस में कोऑपरेट करने के लिए। और 4 मेंबर्स थे, बताया आपको जैसे मैं करके। और इसका हेडक्वार्टर्स आपको मिलेगा कोलंबो, श्रीलंका के अंदर। इसी का नाम भी है कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, इसी का नाम है। हेडक्वार्टर्स आपको ऑफकोर्स कोलंबो के अंदर मिलेगा, श्रीलंका के अंदर मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आ रहा है नेटो की तरफ से, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उसका 75th समिट हुआ है। कहाँ पर? वाशिंगटन, USA के अंदर इसका समिट हुआ है, रखना आपको नेटो का। अब नेटो क्या है बता दे रहा हूँ आपको मैं, नेटो एक्चुअली क्या है। नेटो एक्चुअली नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का फुल फॉर्म है पूरा, NATO। बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पर, ये मैप आपको दिख रहा होगा। अटलांटिक ओशन के जो बाउंड्रिंग, जो यूरोपियन जो नेशंस हैं एक्चुअली, वो आपस में एक ग्रुप बना लिए हैं रशिया के अगेंस्ट में। बहुत पहले बनाए थे, 1949 का एक ग्रुप है, 4 अप्रैल 1949 का ग्रुप है। क्या कहता है कि रशिया को जो है, उस समय का USSR था एक्चुअली, रशिया USSR बोलते थे उसको काउंटर करने के लिए अमेरिका जो है सब नेशंस को एक डिफेंस के अंदर, एक कॉमन डिफेंस के अंदर ले आया है, जहाँ पर अगर एक कंट्री को भी अटैक होता है तो सब कंट्रीज मिलकर इसका जवाब दे सकते हैं। यहाँ पर एक तरह का डिफेंस पैक्ट है एक तरह का, जहाँ पर 32 मेंबर्स हैं इसके, करंटली इसके 32 मेंबर्स हैं। और 32nd मेंबर जो है रिसेंटली स्वीडन इसका मेंबर बन चुका है। हेडक्वार्टर्स मिलेगा आपको बेल्जियम, ब्रुसेल्स के अंदर। इसके जो करंट हेड है मार्क रूट, इसके करंट हेड है, क्या रखना आपको। एक मैप में दिख रहा होगा, इसके मेंबर्स बहुत सारे हैं यहाँ पर, मैं आपको बता देता हूँ। 32nd मेंबर इस वक्त रिसेंटली ऐड हुए हैं स्वीडन। और कौन का मेंबर नहीं है इसके? आयरलैंड इसका मेंबर नहीं है, याद रखना आपको, आयरलैंड इज़ नॉट अ मेंबर। स्विट्जरलैंड मेंबर नहीं है इसका। ऑस्ट्रिया मेंबर नहीं है, इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। सर्बिया इज़ ऑल्सो नॉट पार्ट ऑफ नेटो। बॉस्निया एंड हर्जेगोविना भी पार्ट नहीं है। और ठीक है, इतना ही था जो पार्ट नहीं है, बाकी सब पार्ट हैं इसके, ठीक है ना। रेस्ट ऑल आर पार्ट एक्सेप्ट दिस कंट्री, जो मैंने राउंड कर रखा है वो पार्ट नहीं है, बाकी रेस्ट ऑल जो यहाँ तक ब्लू कंट्रीज़ जो हैं वो सब पार्ट हैं, वो सब के सब पार्ट हैं। और बेलारूस भी ऑफकोर्स वो रशिया की तरफ ज़्यादा इंक्लाइन है, तो वहाँ पर नेटो का पार्ट वो नहीं है। यहाँ 32 मेंबर्स हैं इस वक्त, और रिसेंट मेंबर्स जो याद रखना है आपको, 32nd इज स्वीडन एंड 31st मेंबर था फिनलैंड। ये भी लास्ट न्यूज़ था, मैं बता दिया आपको, 49 के अंदर ही बॉडी आई थी। नेक्स्ट न्यूज़ चलते हैं। SCO की तरफ से है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसका 10th मेंबर ऐड हो चुका है, याद रखना आपको, 10th मेंबर रिसेंटली एडेड। पहले 9 मेंबर्स थे इसके, और एक ऐड होके इसको 10 बना दिए एक्चुअली। 9 मेंबर वैसे आपको मैप में दिख रहा होगा। 9 कौन है फर्स्ट? रशिया तो ऑफकोर्स यहाँ मेंबर दिख रहा होगा आपको, चाइना भी है। सेंट्रल एशिया से आपको मिलेगा उज़्बेकिस्तान मेंबर है, कजाकिस्तान है, तजिकिस्तान है, किर्गिस्तान है। ये 4 होगा सेंट्रल एशियन कंट्रीज़। 5वां रशिया, चाइना। 6वां रशिया। 7वां है
इंडिया, 8वां है पाकिस्तान, 9वां मेंबर है, नया मेंबर है ईरान, एंड 10th मेंबर इज़ बेलारूस। ये पहले इसका ऑब्जर्वर मेंबर था, अब इसको फुल टाइम मेंबरशिप इसको मिल चुका है। इससे पहले ऑलरेडी हम लोग ने ईरान को मेंबरशिप दे चुकी है, 9th मेंबर थे, ये भी न्यूज़ में था रिसेंटली। अब 10th मेंबर इसको बेलारूस को बना दिया। ये बेसिकली एंटी वेस्ट है, जो यूरोपियन नेशंस को एक दिखाने के लिए कि यहाँ पर भी ग्रुपिंग बन सकता है, ठीक है ना। वो एक इंपॉर्टेंट ग्रुपिंग है SCO का। 2001 में बना था, ये 5 मेंबर के साथ बना था। पांचों का नाम दिख रहा होगा आपको। इंडिया नहीं था उस समय ऑफकोर्स, इंडिया ज्वाइन किया 2017 के अंदर अस्थाना जब समिट हुआ था आपका ये कजाकिस्तान के अंदर। बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर्स मिलेगा और इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है चाइनीज़ और रशियन लैंग्वेज है। ये रखना आपको 10th मेंबर इस ईरान। नेक्स्ट है इंडिया ने एक्चुअली अर्ज किया है सिटीजन्स को ताकि लेबनान से लोग बाहर आ सकें। मालूम होगा यहाँ स्टोरी क्या है, लेबनान इसराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट है, मैं आपको बता दें थोड़ा सा कि यहाँ प्रॉब्लम क्यों इंडिया ने एक वार्निंग इशू किया है लेबनान के अगेंस्ट में, ताकि यहाँ सिटीजन्स जो हैं इसको यहाँ छोड़ के आ सकें, कि यहाँ पर एक्चुअली डेंजर जोन बना दिए गए हैं इसको। एक्चुअली यहाँ प्रॉब्लम क्या है बता देता हूँ आपको मैं। प्रॉब्लम यहाँ पर है, देखिएगा, इसराइल एक 2 फ्रंट वॉर के थ्रेट में है एक्चुअली। एक साइड तो आपको मिलेगा गाज़ा, यहाँ पर गाज़ा एक ग्रुप है जो इसराइल के ऊपर कंटिन्यूसली अटैक करता आ रहा है यहाँ से, अपने गाज़ा पट्टी से यहाँ से। और ऊपर से एक ग्रुप है हेजबुल्ला बोल के। हेजबुल्ला एक इंपॉर्टेंट ग्रुपिंग है जो लेबनान के अंदर काम करता है, वो भी इसराइल के अगेंस्ट काम करता है हमेशा से। तो वो भी वहाँ से अटैक्स रॉकेट्स की तरह करता है और उसका जवाब भी इसराइल उसको मल्टीपल टाइम्स इन दोनों को मिला है। तो ये करंटली ये सिचुएशन बहुत ही यहाँ पर डेंस सिचुएशन है यहाँ पर। इस वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिक्वेस्ट किया सिटीजन्स को ताकि वो यहाँ से इवैक्यूएट हो सकें लेबनान से, ताकि ये वॉर प्रोन रीजन से थोड़ा बहुत दूर हो जाए। देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम यहाँ पर ये है, इसराइल आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, इसराइल के अंदर ही है पैलेस्टीन अभी इस वक्त है, मगर पहले तो पैलेस्टीन के अंदर इसराइल था। अब सिचुएशन कुछ और हो चुका है एक्चुअली। देखिए यहाँ पर आपको वेस्ट बैंक दिख रहा होगा, वेस्ट बैंक। ये वेस्ट बैंक बाउंड्री के अंदर पैलेस्टीन नाम का एक कंट्री है और इसके अंदर ये दोनों को मिला के बनता है पैलेस्टीन। वेस्ट बैंक और गाज़ा पट्टी, ये जो गाज़ा स्ट्रिप दिख रहा होगा आपको, मिला के बोलते हैं पैलेस्टाइन। और इसराइल और पैलेस्टीन का रिलेशन अच्छे नहीं, क्योंकि यहाँ पर पैलेस्टीन का लैंड से क्लेम करते हैं कि इसराइल ने बहुत सा लैंड ले लिया एक्चुअली, जो ले लेना चाहिए था इसराइल को, ऐसा बोला जाता है। उस वजह से यहाँ पर हमास बोल के एक ग्रुप खड़ा हो चुका है गाज़ा के अंदर, जो कंटिन्यूसली इस इशू को लेकर रॉकेट्स यहाँ पर अटैक करता रहता है यहाँ से। और ऊपर से लेबनान से भी हेजबुल्ला एक ग्रुप है यहाँ पर, हेजबुल्ला एक ग्रुप है यहाँ पर, वो अटैक करता रहता है। तो कंटिन्यूसली ईरान भी उसका रिटेलिएशन में वापस जवाब देना पड़ता है उनको। तो उस तरह से ये सिचुएशन बहुत ही डेंस सिचुएशन है यहाँ पर। कभी भी ये वॉर की तरफ आगे जा सकती है। यहाँ पर सीरिया के साथ भी इसराइल के अच्छे रिलेशंस नहीं है, पहले भी वॉर हो चुकी है सीरिया के साथ। तो ये एरिया पर मालूम होना चाहिए कहाँ पर क्या है। कुछ वाटर बॉडीज़ आपको मैं बताऊँ अगर, तो इसराइल और जॉर्डन के बीच में एक वाटर बॉडी है डेड सी बोल के। गोलन हाइट्स एक एरिया है जो इसराइल ने ही कब्जा लिया है सीरिया का, बहुत पहले कब्जा आया था ये। और सी ऑफ गैलीली भी इंपॉर्टेंट सी है, इसराइल के अंदर वाटर बॉडी है ये। और कुछ कैपिटल्स मालूम होना चाहिए आपको, इससे एग्जांपल लेबनान का कैपिटल है आपका बेरूट इज़ द कैपिटल ऑफ लेबनान। सीरिया का कैपिटल है डेमस्कस इसका कैपिटल है। हाँ, और जॉर्डन का कैपिटल अमान है। और इजराइल का कैपिटल हम लोग बोलते हैं एक्चुअली इट इज़ टेल अवीव, मगर इसराइल इसको बोलता है जेरूसलम, क्योंकि जेरूसलम एक डिस्प्यूटेड कैपिटल है। पैलेस्टीन भी बोलता है ये कि मेरा जेरूसलम है, इसराइल भी पैलेस्टीन बोलता है जी जेरूसलम है। तो इसलिए हम लोग ने उसको बोला है कि सर हम लोग का कैपिटल इज़ एक्चुअली तेल अवीव। ऑफिशियली हम लोग तेल अवीव, कई नई बुक्स में भी आपको जेरूसलम मिलेगा, कॉमन कैपिटल है वहाँ भी। पैलेस्टीन भी क्लेम करता है इसको, जेरूसलम को। एंड रामल्ला इज़ एक्चुअली द कैपिटल ऑफ पैलेस्टीन, तो हम लोग जो मानते हैं। तो देखिए कैपिटल्स में भी काफ़ी कन्फ्यूजन है यहाँ पर। और इजिप्ट यहाँ पर है, इसराइल का बॉर्डर शेयर हो रहा है यहाँ पे। कैरो इसका कैपिटल मिलेगा आपको, कैरो इज़ द कैपिटल ऑफ इजिप्ट। यहाँ से आपका गल्फ ऑफ स्विस जा रहा है, जो रेड सी को कनेक्ट करता है तो मेडिटेरियन सी, इस तरफ मेडिटेरियन सी मिलेगा आपको। ये सब कुछ वाटर बॉडीज मालूम होना चाहिए आपको, ठीक है। और यहाँ पर इसराइल का एक पतली वाटर बॉडी है यहाँ पर, गल्फ ऑफ अकबा बोल की, ये भी इंपॉर्टेंट वाटर बॉडी है जहाँ से इसराइल कनेक्शन यहाँ पर ले रहा है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स मैंने बता दिया आपको मैं कि पैलेस्टीन दोनों जगह मिलेगा आपको, एक तो गाज़ा पट्टी के अंदर और एक वेस्ट बैंक के अंदर। ऊपर से हिजबुल्लाह का अटैक यहाँ पर होता है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ भी सिमिलर न्यूज़ है यहाँ से। बेसिकली यहाँ पर चाइना ने एक डील ब्रोक कर दिया है हमास और फतह के अंदर। बेसिकली क्या बता रहा हूँ आपको, इसराइल एक 2 फ्रंट वॉर लड़ रहा है हमास के साथ। यहाँ देख रहे हो हमास यहाँ से काम करता है एक्चुअली। ये जो गाज़ा पट्टी देख रहे हैं, गाज़ा पट्टी, गाज़ा स्ट्रिप, इसके अंदर एक ग्रुप है हमास जो इसराइल के अंदर कंटिन्यूस अटैक करता है यहाँ से। तो यहाँ से हमास और भी काफ़ी सारे ग्रुप्स यहाँ एक्ट कर। पैलेस्टीन के अंदर देखिएगा बहुत सारे सब ग्रुप्स आ चुके हैं। तो सब ग्रुप्स के अंदर एक यूनिटी लेने के लिए चाइना बीच में आ चुका है। चाइना ने एक्चुअली डील ब्रोक कर दी, जहाँ पर
पैलेस्टीन के अंदर जो ग्रुप्स हैं, सब फैक्शंस हैं यहाँ पर, उसको एक कॉमन जगह में लेके आने की बात कर रही है। तो चाइना ने एक ग्रुप डील यहाँ पर किया है, 14 ग्रुप्स को एक प्लेटफॉर्म में लेके आया चाइना। चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर दिख रहे होंगे आपको यहाँ पर। और नेक्स्ट चाइना से की रिलेटेड ही चाइना ने बेसिकली एक कंट्री है वनाटू बोल के, वनाटू इज़ अ कंट्री इन ओशिनिया, ये जो ऑस्ट्रेलिया के साइड में जो ओशिनिया रीजन है, ओशिनिया रीजन के अंदर एक कंट्री है वनुअटू, उसके अंदर एक प्रेसिडेंशियल पैलेस बनाया है, ठीक है ना। चाइना ऐसा करता रहता है ताकि लोगों को डेब्ट ट्रैप में, जो अपना जो ट्रैप है, लोन का ट्रैप है, वहाँ डाल सके। तो वहाँ पर बिल्डिंग्स वगैरह बनाना रहता है, चाइना का स्टाइल है काम करने का। तो यहाँ पर न्यू प्रेसिडेंशियल पैलेस बनाया गया, चाइना बनाया है यहाँ पर वनुअटू के अंदर। वनुअटू इज़ एक्चुअली स्मॉल कंट्री इन ओशिनिया, मालूम होना चाहिए आपको। पोर्ट विला ऐसा कैपिटल मिलेगा यहाँ पर आपको। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट न्यूज़ है एक सिटी बहुत बार न्यूज़ में आ चुका है एक्चुअली, करकस नाम है सिटी का। करकस इज एक्चुअली कैपिटल ऑफ वेनेजुएला, वेनेजुएला का कैपिटल है, साउथ अमेरिकन कंट्री है वेनेजुएला, जहाँ पर क्राइम रेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, ये न्यूज़ में है, क्राइम रेट यहाँ बढ़ चुका है। तो वेनेजुएला का कैपिटल है करकस। नेक्स्ट, इंडिया ने कुछ ह्यूमैनिटेरियन एड भेजा हैती को। हैती में एक्चुअली यहाँ पर बहुत ज़्यादा गैंग वायलेंस अलग ही लेवल में हो चुका है, गैंग वायलेंस। तो उसको देखने के बाद कुछ ह्यूमैनिटेरियन एड इंडिया की तरफ से भेजा गया है हैती को। हैती एक्चुअली कैरेबियन आइलैंड्स का ये पार्ट है, जैसे कि नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका के बीच में आता है कैरेबियन। ये सारे के सारे कैरेबियन आइलैंड नेशंस हैं। फॉर एग्जांपल डोमिनिकन रिपब्लिक हो गया, प्यूर्टो रिको हो गया, हैती उसमें से एक है, क्यूबा है, जमाइका है। ये सब देखिए कंट्रीज़ बहुत पुअर कंट्रीज़ हैं और ज़्यादातर यहाँ पर गैंग वायलेंस जैसा प्रॉब्लम चलती रहती है। तो उस वजह से हैती को हम लोग ने कुछ ह्यूमैनिटेरियन एड यहाँ पर भेजा है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, वर्ल्ड पासपोर्ट से न्यूज़ है। इंडिया का पासपोर्ट यहाँ पर कंपैरिजन होगा। जो वर्ल्ड पासपोर्ट के रैंकिंग निकलते हैं हर साल, उसमें से 80th रैंक है इंडिया का। शुड नो 80th रैंक मिला है इंडियन पासपोर्ट को। लास्ट ईयर से कम्प्लीटली बेटर ही है। ऑफकोर्स लास्ट ईयर में 84th रैंक था लास्ट, तो उससे कंपेरिजन में अच्छा है। पासपोर्ट हमारा स्ट्रांग हो चुका है एक्चुअली। पासपोर्ट बेसिकली क्या होता है बताता हूँ। एक कंट्री से अगर आपको दूसरे कंट्री जाना होता है, फॉर एग्जाम्पल आप इंडियन हैं, आपको जाना होता है इफ़ यू वांट टू गो टू अमेरिका, तो इंडियन गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी आपको, एक पास लेना पड़ेगा कि मैं अमेरिका जा रहा हूँ इस रीजन से, तो पासपोर्ट आपको वहाँ मिलता है, ठीक है। और जब अमेरिकन गवर्नमेंट आपको देगी वीज़ा ऑन अराइवल, अगर आपको पहले से भी अप्लाई कर सकते हैं, ऑन अराइवल भी कई केसेस में अलग अलग कंट्रीज देते हैं। मगर देखिए पासपोर्ट एक डॉक्यूमेंट जो आपको, जो कंट्री आप छोड़ रहे हैं, जिस कंट्री के आप नागरिक हैं, वो आपको देते हैं परमिशन। जिस कंट्री में जा रहे हैं फॉरेन कंट्री, वो आपको देंगे वीज़ा। तो इंडिया का पासपोर्ट देखिएगा 80th रैंक में है। और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट है वो है जापान, सिंगापुर, ये 2 मेन कंट्रीज़ हैं, हर बार टॉप में आते हैं। बेसिकली इस बार और 2-3 कंट्रीज ज्वाइन कर चुके हैं इसको, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन भी टॉप में है। मगर मेजरली रखना कुछ ऑप्शन हुआ पर जापान और सिंगापुर दे रहेगा, दोनों ही नंबर 1 में है। मतलब इनके कंट्रीज़ के पासपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग का मतलब ये है कि इनका पासपोर्ट यूज़ करके आप किसी भी कंट्री में जा सकते हैं, किसी भी तो नहीं, मैक्सिमम कंट्रीज़ में जा सकते हैं विदाउट वीज़ा, ठीक है ना। विदाउट वीज़ा मतलब वीज़ा आपको ऑन अराइवल मिल जाएगा वहाँ पर, ऐसे कुछ पहले से अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। वो स्ट्रॉन्ग बोलते हैं, पासपोर्ट स्ट्रॉन्ग जिसका होता है, तो वहाँ पर ही फैसिलिटी विदाउट वीज़ा ऑन अराइवल दिया जाता है। तो जापान, सिंगापुर की यहाँ बात हो रही है। स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट है पूरे वर्ल्ड में, 80th रैंक है इंडिया का, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग लाओस से। लाओस बेसिकली एक कंट्री है जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है, साउथ ईस्ट एशिया कंट्री है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है। कैपिटल आपको मिलेगा वेंटिना। बेसिकली लाओस ने एक वर्ल्ड का पहला रामलला स्टैम्प लॉन्च किया है। बेसिकली राम भगवान की एक फोटो में स्टैम्प, पहले बस स्टैम्प कोई ऐसा कंट्री लॉन्च कर रहा है। बेसिकली अयोध्या में उसको एक सिग्नल दिखा रहे हैं कि अयोध्या बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है और लॉर्ड राम से रिलेटेड है ये ऑफकोर्स। तो श्री राम लाला का एक बहुत ही अच्छा स्टैम्प लॉन्च किया है लाओस गवर्नमेंट के अंदर, लाओस ने लॉन्च किया इसको, ठीक है। नेक्स्ट, जापान फिलीपींस के बीच में एक डिफेंस पैक्ट हो सकता है ताकि चाइना को काउंटर किया जा सके। बिकॉज चाइना जो है कंटिन्यूसली हैरेस करता रहता है फिलीपींस को। तो यहाँ पर फिलीपींस और जापान एक साथ आने की बात कर रहे हैं। जापान से एक सेकेंड न्यूज़ भी आ रही है। जापान ने बेसिकली अपना एक नया करेंसी नए बैंक नोट लॉन्च किए हैं ताकि जो डुप्लीकेसी है उसको रोका जा सके। क्या होगा बेसिकली यहाँ पर नए बैंक नोट्स जो नए निकलेंगे यहाँ से, जापानीज़ करेंसी जो येन है यहाँ पर 3D होलोग्राम लगा रहेगा ताकि इसको कॉपी किया जा ना सके। बहुत ही डिफिकल्ट होता है 3D होलोग्राम को कॉपी करना। एप्लीकेशन यहाँ पर आपका जो डुप्लीकेसी के चांसेस बहुत ही कम जाते हैं यहाँ पर 3D होलोग्राम के साथ निकालेंगे ताकि काउंटरफिटिंग और डुप्लीकेसी को यहाँ पर रोका जा सके। जापानीज़ करेंसी आपको येन मिलेगी, याद रखना है आपको। नेक्स्ट जो है इंडिया और US के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है, कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट। दोनों कंट्रीज़ के बीच में इलीगल ट्रैफिकिंग जो होता है कल्चरल आर्टिफैक्ट्स का, जो भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, आर्टिफैक्ट्स हैं, कल्चरली इंपॉर्टेंट आर्टिफैक्ट्स हैं,
तो उसको रोका जा सके, और जो ऑलरेडी जा चुके हैं उसको रिटर्न कर सके हम लोग, जिस कंट्री में होना चाहिए उसको वापस दे सकें उसको। तो बीच में एक कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट हो चुका है, ताकि कल्चरल आर्टिफैक्ट्स का जो इलीगल ट्रैफिकेशन होता है उसको वापस कर देना होगा, जो प्लेस ऑफ जहाँ पे उसको जाना चाहिए। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल, कल्चरल आर्टिफैक्ट्स के अंदर हम लोग ने रिसेंटली अभी यूके से, यूनाइटेड किंगडम से, जो छत्रपति शिवाजी का जो ये वॉगना बेसिकली एक टाइगर क्लॉ बोलते हैं, इससे वो हथियार था उनका, छत्रपति शिवाजी जी का फाउंडर है मराठा किंगडम के ऑफकोर्स। तो उनका जो था एक क्लॉ बेसिकली बोलते हैं इसको, वेपन है उनका। तो इसको वेपन को बहुत साल तक यूके में था, तो इसको हम लोग ने वापस लेके आया है 3 साल के लिए अब तक। तो इसका एग्रीमेंट होगा 3 साल के लिए, ये रहेगा इंडिया के अंदर। वॉकनक नाम है इसका, छत्रपति शिवाजी जी यूज़ करते थे इसको, और यूके से इसको लाया गया, ठीक है ना, महाराष्ट्र में ऑफकोर्स छत्रपति शिवाजी का जो बेस था वहाँ पर। नेक्स्ट जो है पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा फॉलो लीडर अगर बोला जाए तो पीएम मोदी निकल रहे हैं यहाँ से। ट्विटर हैंडल के अंदर अगर मैं आपको दिखाऊँ स्क्रीनशॉट, तो ये ट्विटर हैंडल के अंदर अराउंड 100 मिलियन फॉलोअर्स इनके आ चुके हैं। 100 मिलियन मतलब इन अराउंड 10 करोड़ जो लोग फॉलो करते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड। 100 मिलियन हो गया आपका, मतलब 10 करोड़ लोग हो गए यहाँ पर। ट्विटर हैंडल के अंदर इनके फॉलोअर्स है, वर्ल्ड सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स इनके पास हैं, वर्ल्ड लीडर्स टू हैव हाईएस्ट फॉलोअर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट पेंटिंग यहाँ पर निकली है, रिसेंटली न्यूज़ में थी ये। इंडोनेशिया के अंदर यार आपको वर्ल्ड की ओल्डेस्ट पेंटिंग, यहाँ पर एक पिक को दिखाया गया है पेंटिंग के अंदर, बहुत ही पुरानी पेंटिंग है। तो वर्ल्ड की ओल्डेस्ट पेंटिंग का टैग इसको दिया गया है इंडोनेशिया के अंदर। इंडोनेशिया का नया कैपिटल है नुसंतारा, आपको मिलेगा। तो ये रखना, इंडोनेशिया के अंदर वर्ल्ड की ओल्डेस्ट केव पेंटिंग का आपको यहाँ पर प्रूफ देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं हम लोग बांग्लादेश की तरफ से। बांग्लादेश में रिसेंटली बहुत सारे प्रोटेस्ट हो चुके हैं, एक्चुअली बताऊंगा आगे करके आपको मैं। बांग्लादेश से जो है प्रोटेस्ट आ रहे हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स बेसिकली ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। स्टूडेंट्स का जो एक डिमांड है कि बांग्लादेश में 30% जो कोटा है रिजर्वेशन, इसको हटाने की यहाँ बात ये लोग कर रहे हैं। इसलिए क्या था, बहुत पहले जब बांग्लादेश बना था 1971 के अंदर, लिबरेशन वॉर जब हुआ था 1971 के अंदर, जो ईस्ट पाकिस्तान जो बांग्लादेश था उस समय, वो एक वॉर लड़ा था वेस्ट पाकिस्तान से, मतलब जो आज का पाकिस्तान है उसको ही वेस्ट पाकिस्तान बोला जाता है बेसिकली। तो वहाँ से जो लोग लड़े थे उनके ग्रैंड चिल्ड्रन को उस समय 30% का रिजर्वेशन दिया गया था, मगर इसको हटा दिया गया था। ये अब 30% का जो रिजर्वेशन की जो बात हो रही है, अब ये दिया गया था, मगर इसको बहुत ही पहले ही शेख हसीना की जब गवर्नमेंट थी वहाँ पर बांग्लादेश में 2018 में ही इसको हटा दिया गया, कैंसिल कर दिया गया था रिजर्वेशन को। मगर फिर भी प्रोटेस्ट हुआ, क्योंकि उसके बाद क्या हुआ, एक हाई कोर्ट में एक मैटर चला गया, जो जहाँ पर हाई कोर्ट ने इसको रीइंस्टेट कर दिया, वापस लाने की बात कर रहे हैं हाई कोर्ट ने। तो फिर लोग सड़क में आगे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मगर अभी तक ये रीइंस्टेट हुआ नहीं पूरी तरीके से। हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर, एक सिग्नल दिया कि शायद ये वापस 30% आ सकता है। तो उसके लिए लोग यहाँ पर बेसिकली प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं आपको। एज सच अभी तक कोटा एज सच पूरा तरीके से आया नहीं, फिर भी यहाँ पर लोग प्रोटेस्ट करते हुए दिख रहे हैं आपको। बांग्लादेश सिंह एंटी कोटा रिवोल्ट, ठीक है ना। आपको बता चुका हूँ 2018 के अंदर ऑलरेडी इसको स्क्रैप कर दिया गया था, मगर रिसेंटली हाई कोर्ट ने इसको वापस रीइंस्टेट करने का एक ऑर्डर दिया, मगर फिर भी यहाँ पर मैटर भी कोर्ट में फंसा हुआ है। तो ऐसे कुछ डिसीजन आया नहीं है इस वक्त, तो प्रोटेस्ट हो रहा है यहाँ बांग्लादेश के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, प्रोजेक्ट नेक्सस एक बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। नेक्सस बेसिकली एक टाई अप है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और एशियन कंट्रीज़ के बीच में, जहाँ पर जो इंस्टेंट क्रॉस बॉर्डर डिजिटल पेमेंट्स के अंदर एक फैसिलिटी दी जाएगी अच्छे से। तो आरबीआई और एशियन कंट्रीज़ जो हैं मिलकर एक प्रोजेक्ट चला रहे हैं, प्रोजेक्ट नेक्सस, जहाँ पर आरबीआई एक टाई अप किया है एशियन कंट्रीज़ के साथ, ताकि क्रॉस बॉर्डर जो पेमेंट है वहाँ पर फैसिलिटेट किया जा सके बहुत ही कम कॉस्ट के अंदर। नेक्स्ट है न्यूज़ में है रशिया और इंडिया का जो ट्रेड है, आपस में जो बिजनेस होता है, ट्रेड उसको बोला जाता है बेसिकली। वो टारगेट है कि हम लोग $100 बिलियन तक का ट्रेड कर दें बाय 2030 का ही टारगेट है, अगर आपको 2030 का ही टारगेट है, $100 बिलियन का ट्रेड बाय 2030 बहुत इंपॉर्टेंट टारगेट है। आपको एग्जाम में ईयर पूछ सकते हैं कब तक का टारगेट है। नेक्स्ट है, बहुत बारी ये प्रोजेक्ट 2025 ये न्यूज़ में आया कि 2025 के अंदर जनवरी के अंदर डोनाल्ड ट्रंप जो है यूएस प्रेसिडेंट बन जाएंगे एक्चुअली। तो उनका एक बेसिकली कैंपेनिंग के अंदर एक वो बोलते हैं ना, एक तरह का एजेंडा है, फार राइट एजेंडा, जहाँ पर प्रोजेक्ट 2025 के नाम से वो कैंपेनिंग और काफ़ी बार यहाँ पर अपना ब्लूप्रिंट दे चुके हैं कि ये काम ये करने वाले हैं। तो 2025 ये अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है इनसे रिलेटेड याद रखना आपको ये चीज़। नेक्स्ट जो है वो रशिया की तरफ से आ रहा है। वर्ल्ड बैंक ने रिसेंटली, जो वर्ल्ड बैंक है रिसेंटली रशिया को अपग्रेड कर दिया है। देखिए रशिया की तरफ दुनिया भर के सैंक्शंस हैं, अमेरिकन गवर्नमेंट जो है, यूरोपियन नेशंस हैं, बहुत सारे सैंक्शंस लगा चुके हैं रशिया के ऊपर, फिर भी सैंक्शंस को फिर भी उतना असर नहीं हुआ इतना रशिया को। फिर उसके बावजूद भी रशियन जो इकोनॉमी है वो उसको अपग्रेड कर दिया गया यहाँ पर एक
अपर मिडिल इनकम कंट्री से इसको बना दिया गया हाई मिडिल इनकम कंट्री, सॉरी हाई इनकम कंट्री, नॉट मिडिल इनकम। एक मिडिल इनकम कंट्री से इसको अपग्रेड करके हाई इनकम कंट्री बना दिया गया। वर्ल्ड बैंक ने स्टेटस चेंज किया। बेसिकली वर्ल्ड बैंक क्या करता है ना, हर एक कंट्री को एक स्टेटस देता है कि वो या तो लो इनकम है, या तो लोअर मिडिल इनकम है, या तो अपर मिडिल है, या तो हाई इनकम है। रशिया को यहाँ से आगे बढ़ा दिया गया फ्रॉम दिस टू दिस, फ्रॉम मिडिल अपर मिडिल इनकम टू हाई इनकम। डिपेंड करता है कि वो कंट्री के अंदर एक पर्सन जो पर कैपिटा जो है ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा, एक आदमी कितना कमाता है साल के अंदर, डॉलर्स के अंदर उसको दिया जाता है बेसिकली। उसके हिसाब से इंडिया का देख रहे हैं, इंडिया इस वक्त है लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज़ के अंदर आता है, जिसका एवरेज जो इनकम है यहाँ पर $2120 है पर एनम। तो ऑफकोर्स ये इस रेंज में आएगा। तो रशिया जो है इस रेंज में आ चुका है। बावजूद रशिया के पास सैंक्शंस दुनिया भर के लग चुके हैं, उसके बावजूद भी कोई असर नहीं है। असर तो ऑफकोर्स दिख रहा होगा उनको, फिर भी यहाँ पर आज बहुत ही एक पॉजिटिव सा यहाँ पर प्रोग्रेस यहाँ दिख रहा होगा आपको। तो यहाँ वर्ल्ड बैंक इसको ये देता है, बेसिकली अलाउड करता है ये कंट्रीज़ को, बहुत ही हाई इनकम रेटिंग का ये टैग दिया गया यहाँ पर। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, INSTC से आ रहा है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर से। न्यूज़ ये है कि रशियन कोल फर्स्ट टाइम रीच किया है ईरान के थ्रू इंडिया की तरफ। बेसिकली न्यूज़ ये है, रशिया ने फर्स्ट टाइम एक कोल का ट्रांसपोर्टेशन, एक ट्रांसशिप भेजा है टुवर्ड्स इंडिया यूजिंग दिस INSTC। जनरली क्या होता था, INSTC से पहले अगर रशिया को कुछ भी भेजना है इंडिया को, तो वो ये रूट फॉलो करता। लंबा सा रूट है, सेंट पीटर्सबर्ग से, यहाँ से बाल्टिक सी से, नॉर्थ सी से होके, फिर गिब्राल्टर से होके, मेडिटेरियन सी क्रॉस करके लंबा सा रूट था। अब क्या किया हम लोग ने, INSTC बाय रोड बाय रेल को यूज़ करके, कैस्पियन सी को यूज़ करके, वाया ईरान यूज़ करके हम लोग ने पाकिस्तान को बाईपास करते हुए कनेक्ट कर दिया है रशिया को। और इंडिया को भी यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन कम पड़ा, ट्रांसपोर्टेशन का, और रशिया को भी यहाँ टाइम कम खर्चा वो भेजने में सामान। तो फर्स्ट कोल ट्रांसशिपमेंट जो है, फर्स्ट कोल शिपमेंट जो है यहाँ पर आ चुकी है रशिया से इंडिया की तरफ टुवर्ड्स इंडिया ने, इंडिया इसको रिसीव किया जो आपका ये शिपमेंट को। तो याद रखना आपको, ये फर्स्ट INSTC का ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम से फर्स्ट एवर कोल भेजा गया यहाँ से, रशियन कोल यहाँ पर ईरान को यूज़ करके हम लोग ने मंगाया है यहाँ पर। बेसिकली यहाँ पर अगर देख पा रहे होंगे, अगर आपको इंडिया से अगर यूरोप भी सामान भेजना है तो ये आपको शॉर्टकट पड़ेगा। एक्चुअली पूरा यूरोप का शॉर्टकट है वाई यूजिंग दिस INSTC। ये इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है, कैस्पियन सी से होके जाता है, ईरान से होके जाता है, और यहाँ पर अफगानिस्तान को हम लोग, सॉरी पाकिस्तान को बाईपास कर देते हैं। और आपको अफगानिस्तान में भी जाना है अगर, तो ये भी रूट है हमारे पास आसान। हर तरीके से हम लोग ने पाकिस्तान को आइसोलेट करने का यहाँ पर ट्राई किया है, बिना उसके उनके परमिशन के हम लोग अफगानिस्तान तक पहुँच चुके हैं, और ऑफकोर्स यहाँ यूरोप भी जा सकते हैं यहाँ पर, और रशिया तक तो पहुँच ही सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट है ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी है ये बायोफ्यूल के लिए। इंडिया ने एक डील साइन कर चुकी है, जहाँ पर हेडक्वार्टर्स इसका होने वाला है इंडिया के अंदर। एक्जैक्ट लोकेशन डिसाइड नहीं हुआ अभी तक, मगर ये कंफर्मेशन है कि ये ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस जो है, तो 2023 में बनी थी ये बॉडी, इसका हेडक्वार्टर्स अब इंडिया में होगा। जैसा ना वर्ल्ड बायोफ्यूल डे जो है वो 10 अगस्त को बनाते हैं। अब ये बायोफ्यूल है क्या सर? बायोफ्यूल देखिएगा, एक्चुअली 2023 के अंदर ये बॉडी बनी थी। 2023 का जो G20 समिट था, वहाँ पर ये बॉडी बनी थी। इंडिया, ब्राज़ील और US ने स्टार्ट करवाया था। अब उसके बाद 22 मेंबर इसके पास ऐड हो चुके हैं टोटल। इस वक्त 22 हैं, मगर 2023 के अंदर 3 मेंबर्स ने स्टार्ट किया था इसको, उसके बाद मल्टीपल मेंबर्स को ज्वाइन करते हुए अभी 22 मेंबर इसके पास हैं। अब ये क्या है बायोफ्यूल? देखिएगा, फ्यूल ज़्यादातर देखिएगा दिमाग में आता है पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सब फ्यूल में आता है, मगर बायोफ्यूल क्या है? बायोमास को यूज़ करके हम लोग ने बनाया है। बायोमास जैसे हो सकता है आपका एनिमल वेस्ट हो गया, आपका प्लांट वेस्ट हो गया, एल्गे हो गया, इंडस्ट्रियल वेस्ट हो गया, कुछ भी आपका कुछ ऐसा मटेरियल जो बायोमास, जिसका जो बायोमास से आ रहा है, उसको हम प्रोसेस करके फ्यूल में कन्वर्ट कर सकते हैं। बायोडीजल एग्जाम्पल, बायो हाइड्रोजन, बायो इथेनॉल एंड बायोगैस। तो इसको कॉम्बिनेशन में बायोफ्यूल बोला जाता है। यूजिंग द एनिमल वेस्ट, प्लांट वेस्ट या फिर एल्गे को यूज़ करते हैं यहाँ पर। तो उसको कुछ ना कुछ मटेरियल यूज़ करके बहुत बार हम लोग ने बनाया है ये बायोफ्यूल। तो यहाँ पर बायोफ्यूल डे 10 अगस्त को मनाया जाता है। आपको इस साल का जो थीम है सस्टेनेबल बायोफ्यूल फ्यूलिंग अ ग्रीनर फ्यूचर। जैसा ना आपको इंडिया, US, ब्राज़ील इसके फाउंडिंग मेंबर्स थे। 2023 के अंदर ये बना था। उसके बाद 22 मेंबर हैं, 22 इसका लिस्ट आपको यहाँ दिख रहा होगा। ऐसा तो याद पद रखिएगा, एग्जाम में नहीं पूछेगा आपको 22 मेंबर के बारे में। उसके बाद टोटल 22 मेंबर होने के बावजूद इसके आप मानो कि यहाँ पर किस किस जनरेशन के बायोफ्यूल हो सकते हैं। या तो एक होता है 1 जनरेशन, 2nd जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन जो होता है ये फूड आइटम्स से बनते हैं। फूड आइटम्स से बायोफ्यूल बनाया जाता है। फूड आइटम्स का मतलब है शुगर हो गया, स्टार्च हो गया, एनिमल फैट हो गया, कुछ भी फूड आइटम्स से बनाया जाएगा। तो यहाँ पर फूड आइटम्स को यहाँ पर बायोफ्यूल में कन्वर्ट किया जाता है। 2nd जनरेशन में क्या होता है? 2nd जनरेशन के अंदर नॉन फूड आइटम्स से हम लोग बनाते हैं बायोफ्यूल, ताकि फूड को
बचाया जा सके। देखिए फूड तो वैसे भी काम आ जाएगा खाने के लिए, ह्यूमन बींग्स कंज्यूम कर सकते हैं इसको, मगर नॉन फूड आइटम्स से बनाने से थोड़ा बहुत हमको बेनिफिट है, ताकि वो नॉन फूड आइटम्स भी वहाँ पर यूज़ हो सके। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या है यहाँ पर, फॉरेस्ट रेसिड्यू हो गया आपका, सॉलिड वेस्ट हो गया, म्यूनसिपल वेस्ट हो गया, एग्रीकल्चर रेसिड्यू हो गया, जो वेस्ट है जो फूड के काम नहीं आने वाला है, तो उसको सेकंड जनरेशन बोला जाता है यहाँ पर। थर्ड जनरेशन क्या है, मैंने बताया आपको, एल्गे से भी बन सकता है, तो एल्गे माइक्रो एल्गे से अगर बना रहे हैं तो आपको बायोफ्यूल थर्ड जनरेशन का मिलेगा, और वेजिटेबल ऑयल से बना रहे हैं तो मतलब फोर्थ जनरेशन का मिलेगा आपको। ठीक है, आपको बता दें बायोफ्यूल अलायंस क्या है, ग्रुपिंग है ताकि बायोफ्यूल को हम आगे बढ़ा सकें। G20 समिट जो हुआ था 2023 का, वहाँ पर ये आया था। बेसिकली इंडिया, यूएस, ब्राज़ील इसके फाउंडर मेंबर्स हैं, उसके बाद अब 22 मेंबर इसमें आ चुके हैं टोटल। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था जहाँ पर मेरे को लगा शेयर करना चाहिए आपके साथ। अब सर बायोफ्यूल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं जो आपको मालूम होना चाहिए आपको। फॉर एग्जांपल प्रधानमंत्री जीवन योजना, ये इंपॉर्टेंट स्कीम है जहाँ पर बायोफ्यूल के ऊपर कमर्शलाइज करने की यहाँ बात हो रही है और रिसर्च बनाने की बात हो रही है। 2G सेक्टर, 2G मतलब सेकंड जनरेशन का मतलब है नॉन फूड आइटम से हम बायोफ्यूल यहाँ बनाएंगे, नॉन फूड आइटम्स। तो पीएम जीवन योजना एक स्कीम है, 19 के अंदर लॉन्च होता गई, कमर्शियल प्रोजेक्ट लगा सके हम लोग और रिसर्च बढ़ा सकें इस सेक्टर के अंदर। इथेनॉल ब्लेंडिंग, ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, बायोफ्यूल से रिलेटेड ही है, जहाँ पर हम लोग ने पेट्रोल और डीजल को मिक्स किया है बायोफ्यूल के साथ। टारगेट है कि 20% मिक्स होना चाहिए बाय 2025 तक। ये टारगेट ले चुके हैं हम लोग कि पेट्रोल डीजल के साथ बायोफ्यूल होगा 20%, बाकी रेस्ट 80% तो नॉर्मल पेट्रोल डीजल ही होगा। तो इसको इथेनॉल ब्लेंडिंग बोला जाता है। जैसे कि इथेनॉल मिक्स करेंगे पेट्रोल के साथ ताकि पेट्रोल कम इंपोर्ट करना सके, मतलब कम इंपोर्ट करना पड़े हमको, और हमारा जो इंपोर्ट बिल है वो बच सके। यहाँ पर पॉल्यूशन भी ओवरऑल यहाँ पर कम होता है ना। ये 20% का टारगेट है, बाय 2025 का टारगेट है, ये भी रिलेटेड है। और भी कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम है, इंडिया के पास बायोफ्यूल पॉलिसी भी है खुद की, 2018 में लॉन्च हुई थी, जो फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन को टारगेट करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पर बेसिकली साइक्लोन से आ रहा है, बहुत सारे साइक्लोन्स न्यूज़ में है। फॉर एग्जांपल एक साइक्लोन की तरह ही होता है टाइफून, बताऊंगा आपको मैं। बेसिकली टाइफून गैमी ने हिट किया है चाइना, ताइवान एंड फिलीपींस को। इंपॉर्टेंट याद रखिए कि टाइफून गैमी नाम है इसका, चाइना, ताइवान और फिलीपींस को इसने इस पर हिट किया। हुरिकेन भी एक तरह का साइक्लोन ही बताऊंगा आपको मैं, बेराइल नाम है इसका। आपका बारबाडोस को इसने हिट किया। देखिएगा आपको मालूम होना चाहिए कि साइक्लोन जो है वो क्या है, बताऊंगा। लो प्रेशर जब भी डेवलप होता है ना एक जगह के अंदर, लो प्रेशर बहुत ही एक्सटेंसिव, तो वहाँ पर एक्सटेंसिव रेनफॉल और विंड फ्लो होती है उस लो प्रेशर एरिया के अंदर। फॉर एग्जांपल अगर लो प्रेशर डेवलप हो रहा है बहुत एक्सटेंसिव वाला इंडियन ओशन के अंदर, तो उसको बोलते हैं हम लोग साइक्लोन। इंडियन ओशन के अंदर, इंडिया के नीचे जो इंडियन ओशन है उसके अंदर अगर डेवलप होता है साइक्लोन बोलते हैं इसको। यही लो प्रेशर अगर ऑस्ट्रेलिया के आजू बाजू डेवलप हो रहा है उसको बोलते हैं आपको विली नाम है ऑस्ट्रेलिया के साइड में। ऑस्ट्रेलिया का साइड में डेवलप लो प्रेशर तो उसको बोलते हैं विली। टाइफून बोला था इसको चाइना के अंदर, बताया आपको मैं। चाइना में टाइफून यहाँ पर दिख रहा होगा न्यूज़ में आपको, टाइफून गैमी लिखा हुआ, चाइना में हिट किया ये। अमेरिकन यूएसए के अंदर अगर ये आसपास आ रहा है अटलांटिक ओशन और पैसिफिक, ईस्टर्न पैसिफिक के अंदर, तो उसको हैरिकेन बोलते हैं। हैरिकेन कुछ नहीं, साइक्लोन का ही नाम है अमेरिका के अंदर। अटलांटिक ओशन और पैसिफिक, ईस्ट पैसिफिक ओशन के अंदर उसको हैरिकेन बोला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट एग्जाम में पूछ सकते हैं कि कहाँ पर क्या नाम है। टाइफून बोलते हैं इसको चाइना के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर बोलते हैं विली, इंडियन ओशन के बोलते हैं साइक्लोन, और अमेरिका के आसपास इसको बोला जाता है हरिकेन बोला जाता है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मेरे को लगा मालूम होना चाहिए आपको साइक्लोन से। इंडिया में साइक्लोन जो मैन ऑफ इंडिया का जो टैग है बहुत इंपॉर्टेंट टैग है, मालूम होना चाहिए आपको। मृत्युंजय महापात्र को दिया गया ये टैग। इन्होंने एक साइंटिस्ट है इंपॉर्टेंट, और साइक्लोन वार्निंग स्पेशलिस्ट बोला जाता है इनको, उस वजह से इनको टैग दिया गया। और ये हेड है IMD के, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के, IMD जो दिल्ली के अंदर हेडक्वार्टर्स मिलेगा आपको। अब मालूम होना चाहिए कि साइक्लोन्स का नेम जो है यहाँ पर अलग अलग नाम है, इससे आपको रिसेंटली मालूम होना चाहिए साइक्लोन्स का अलग अलग नाम आए हैं। और दिख रहा हो साइक्लोन का रिसेंटली जो वेस्ट बंगाल में आया था साइक्लोन उड़ीसा के अंदर, उसका नाम था दाना। उससे पहले था असना आया था गुजरात के अंदर। तो ऐसे मल्टीपल नाम है। मल्टीपल नाम कैसे होते हैं मैं आपको जस्ट सबको हाईलाइट बता दूँ कैसे ये नेमिंग होता है इसका। इंपॉर्टेंट एग्जाम पूछ सकता है आपको। जो साइक्लोन का जो नेमिंग होता है वो इंडियन ओशन के अंदर बताऊँगा कि इंडियन ओशन के अंदर साइक्लोन अगर आ रहा है तो उसका नेमिंग कैसे होगा, कि साइक्लोन जो वर्ड है वो इंडियन ओशन के लिए ही यूज़ हो रहा है, बाकी ओशन के लिए अलग नाम है। विली है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, हुरिकेन है अमेरिका के पास, और टाइफून है चाइना के पास। तो साइक्लोन हम लोग यहाँ देखेंगे इंडियन ओशन के अंदर। तो इंडियन ओशन के अंदर जो कंट्रीज़ है, कुछ 13 कंट्रीज़ जो हैं वो मिला के इसका नामकरण करते हैं। हर एक कंट्री एक 13 नाम देते हैं। तो 13 कंट्रीज सिलेक्ट किया हम लोग ने, और 13 कंट्रीज़ अपने तरफ से 13 नेम्स देंगे ईच। तो 13 कंट्रीज़ ने देंगे 13 नेम्स, तो 13 कंट्रीज़ ने दिया 13 नेम्स, टोटल 169 नेम्स हो गए हमारे पास। ठीक है ना, 169 नेम्स हो गए। 2019 में इन लोग से हम लोग ने ले लिया था नेम। अब किन किन कंट्री से लिया गया था उनको बता देता हूँ, किन किन कंट्री शामिल है नेमिंग करने में।
कंट्रीज़ का नाम बताता हूँ, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव्स। इंडिया के नेबर्स हैं ये सब, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव्स। उसके बाद ईरान, सऊदी अरब, यूएई, ओमान, कतर, येमेन, लास्ट में है साउथ ईस्ट थाईलैंड के अंदर। तो ये सब कुछ कंट्रीज जो इंडियन ओशन के आसपास लगते हैं, ऐसे 13 कंट्रीज़ हैं जिन्होंने 169 नेम्स दिए हैं, और इसको हम लोग ने अरेंज किया है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। और एक बार जो नाम यूज़ हो चुका है उसको हम रिपीट नहीं करते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, एक एक करके इसको यूज़ करेंगे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ये अरेंज कर देंगे जो भी कंट्रीज़ ने दिए हैं। आप यहाँ दिखाता हूँ आपको एग्जांपल, देखिएगा आप एग्जांपल देखेंगे, इंडिया भी यहाँ शामिल है, तो इंडिया ने 30 नेम्स दे चुके हैं। इंडिया के 30, ये येलो बॉक्स के अंदर दिख रहा होगा आपको, जो इंडिया ने नेम जो सजेस्ट किए हैं, तो हर एक कंट्री ने 13 नाम दिए हैं, तो इंडिया के नाम ये सब हैं। अब तक जो नाम यूज़ हो चुके हैं इसमें से, वो यहाँ तक यूज़ हो चुके हैं। दाना स्टार्ट हुआ था यहाँ से, होता है ऐसे करके, इस तरह यहाँ से आए हम लोग, एक एक करके आए। फॉर एग्जांपल स्टार्ट फर्स्ट साइक्लोन जो है 2019 के अंदर, नायन हुआ इसका निसर्गा, गति उसके बाद नाम दिया गया। उसके बाद नाम दिया गया यहाँ पर, अलग अलग कंट्रीज अलग अलग नाम दिया, ठीक है ना। अब एक एक करके इस तरह आने के बाद, फिर यहाँ से आने के बाद हम लोग ने यहाँ तक अटक गए। यहाँ पर दाना लास्ट साइक्लोन था, नाम होगा दाना आपको, तो वो यहाँ से नाम नेमिंग होता है इसका। लास्ट अक्टूबर में आया था दाना। उससे पहले असना नाम था, पाकिस्तान ने इसको दिया नाम, दिख रहा होगा पाकिस्तान ने इसको नाम दिया था, जो गुजरात में ऑफकोर्स आया था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, कुछ इंडियन नेम्स मालूम होना चाहिए आपको। इससे आपको यहाँ पर इंडिया ने कौन कौन से नाम दिए हैं। ये जो दाना नाम है, ये इंडिया ने नहीं दिया था, इसको कतर ने इसको दिया था, कतर ने इसको दाना नाम को दिया था, ठीक है। अब इंडियन नेम्स क्या क्या हैं यहाँ पर यूज़ हो चुके हैं, मालूम होना चाहिए आपको। फॉर एग्जाम्पल गति इंडिया ने दिया था, तेज, मुसरो, आग, व्योम, ये सब इंडियन नाम्स हैं। बांग्लादेश के अंदर बिसरजॉय, निसर का, ये सब नाम यूज़ हुए हैं, याद होना चाहिए आपको, ठीक है ना। ओके, यहाँ तक यूज़ हो चुके हैं नाम, यहाँ तक जो है नाम यूज़ हो चुके हैं। चलिए अब यहाँ से आगे यूज़ होंगे। नेक्स्ट जो साइक्लोन आने वाला है उसका नाम पहले ही मालूम होना चाहिए आपको, फेंगल होगा। उसके बाद जो साइक्लोन होगा उसका नाम शक्ति होगा, शक्ति श्रीलंका ने दिया इसको। उसके बाद होगा मोन्था, फिर होगा सिने। इस तरह ऑर्डर में जाएगा, इस तरह ऑर्डर में जाएगा, ठीक है ना। ओके, अब कुछ मैंने लिस्ट ला रखा है जो इंपॉर्टेंट साइक्लोन्स जो आए हैं 2024 के अंदर, कौन कौन कैसे कैसे नाम दिए। फॉर एग्जांपल 2024 के अंदर रेमल साइक्लोन आया था, रेमल स्टार्टिंग में आया था, इसका नेम ओमान ने दिया था आपको। ओमान इज़ अ कंट्री विच हैज़ गिवन दिस नेम। उसके बाद जो असना बताया आपको, असना रिसेंटली ही आया था, गुजरात के अंदर आया था, पाकिस्तान ने इसको नाम दिया। दाना आया था रिसेंटली बे ऑफ बंगाल के पास, कतर ने इसको नाम दिया। उसके बाद जो नेक्स्ट आने वाला साइक्लोन बता देना उसका नाम क्या क्या होगा, और लिस्ट के हिसाब से, जो ऊपर लिस्ट है ना, इसी के हिसाब से बता दे रहा हूँ आपको क्या क्या नाम इसके हो सकते हैं। यहाँ तक हम लोग ने हो गया। दाना के बाद जो होगा ऑफकोर्स वो फेंगल होगा, देखिएगा आपको, फोर्थ इस फेंगल, सऊदी ने इसको दिया है नाम, जो होने वाला साइक्लोन। शक्ति, उसके बाद मोन्था थाईलैंड देगा आपको। सेनियर इंपॉर्टेंट है, यूएई। तो इस तरह आपको मालूम है। नेक्स्ट जो इंडियन नेम आने वाला है वो है मुरासू। जैसे यहाँ से आने के बाद ऐसे आएगा यहाँ पर नीचे, फिर यहाँ पर आके ऊपर से फिर स्टार्ट होगा यहाँ से मुरासू तक इंडियन नेम। नेक्स्ट साइकिल आने वाला है, तो वहाँ पर लिस्ट यहाँ तक ऑलरेडी हो चुका है यार आपको। ओके, यहाँ पर खत्म होता है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ नेशनल न्यूज़ कवर करते हैं यहाँ से। फर्स्ट न्यूज़ है नेशनल कैटेगरी के अंदर, वो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का एक मीटिंग हुआ है दिल्ली के अंदर। याद रखना आपको, 2024 का मीटिंग है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज, क्योंकि यूनेस्को जो इस मीटिंग के अंदर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में बात होता है। मालूम हो आपको, इंडिया के पास 43 साइट्स ऐसे हैं जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। तो रिसेंटली एक न्यूज़ है यहाँ पर, न्यूज़ आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। जापान के अंदर सदो माइंस जो है, एक गोल्ड माइन है, उसको रिसेंटली ऐड कर दिया गया यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के अंदर। ये जापान की साइट है, सदो माइंस बोल के, एक गोल्ड माइन है यहाँ पर। तो यहाँ पर जापान के अंदर आता है, इसको ऐड किया गया। अब इंडियन के अंदर आते हैं। इंडिया के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ से हमको याद रखना है। इंडिया के अंदर टोटल 43 साइट्स हैं ऐसे जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है आपको। इटली में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है पूरे वर्ल्ड में, सबसे ज़्यादा साइट्स इटली के अंदर है। और 43 जो है ना, उसको अगर मैं रेशियो निकालूंगा यहाँ पर, 40 टोटल साइट्स हैं, उसके अंदर 35 है कल्चरल साइट है, 7 है नेचुरल साइट्स हैं, ये 1 है मिक्स्ड। इसका मतलब है जो 43 में से 35 साइट्स ऐसे हैं जो कल्चरली इंपॉर्टेंट है, कल्चरल एस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट है। 7 ऐसे जो नेचुरल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, 1 है मिक्स्ड, एक कल्चरल भी है और नेचुरल भी है। एक ही है इंडिया के अंदर, वो है कंचनजंगा। कंचनजंगा जो साइट है वो सिक्किम के अंदर मिलेगी आपको, वो एक ही ऐसा मिक्स्ड हेरिटेज साइट है। बाकी कौन कौन साइट्स है इसका लिस्ट में दे देता हूँ आपको यहाँ पर, इसको आराम से आप देख लीजिएगा। जो मैंने ग्रीन कलर मार्क कर रखा है ना, ग्रीन कलर, वो सब कल्चरल, वो सब नेचुरली साइट्स, नेचुरल इंपॉर्टेंट साइट्स है। ये नहीं, ग्रीन वाली जो है ये सब नेचुरली इंपॉर्टेंट है। और एक है आपका मिक्स्ड, आपको लिख रहा होगा मिक्स यहाँ पर मिलेगा, सिक्किम के अंदर कंचनजंगा मिक्स्ड है, ठीक है। तो 7 नेचुरली हैं और बाकी सब मिक्स्ड है। तो देख लीजिएगा, इसको एक काम करिएगा, स्टेट वाइज पूछ सकता है आपको कि कहाँ पर कौन कौन से साइट्स है। उड़ीसा के अंदर बताता हूँ। उड़ीसा के अंदर जो साइट इंपॉर्टेंट है
दैट इज़ एक्चुअली कोणार्क, एक ही साइट है उड़ीसा के अंदर। वेस्ट बंगाल के अंदर है सुंदरबन नेशनल पार्क है, शांति निकेतन भी है वेस्ट बंगाल के अंदर, और बिहार के अंदर नालंदा जो यूनिवर्सिटी है वहाँ मिलेगा आपको। 43rd जो साइट है इंडिया के अंदर 43rd वो है चायदो मैदाम। मैदाम बताऊंगा आपको ये क्या है बेसिकली। जो मैदाम साइट है यहाँ पर असम के अंदर मिलेगा आपको, ये भी इंपॉर्टेंट साइट है जो आपको मिलेगा असम। 43rd साइट है हमारा। सिमिलरली आपको यहाँ पर अलग अलग स्टेट्स में ग्रेट चोला टेम्पल्स मिलेगा आपको। तमिलनाडु के अंदर महाबलीपुरम तमिलनाडु में मिलेगा आपको। हम्पी टेम्पल्स मिलेगा आपको कर्नाटका के अंदर, फेमस है। अलग अलग जो है ये रामापा टेम्पल भी है मिलेगा आपको इन तेलंगाना के अंदर मिलेगा। और वेस्ट के अंदर देखते हैं धोलावीरा मिलेगा आपको गुजरात के अंदर। रानी की वाव इंपॉर्टेंट है गुजरात के अंदर। अहमदाबाद सिटी यहाँ मिलेगा आपको। वेस्टर्न घाट्स नेचुरल इंपॉर्टेंट मिलेगा आपको। होसला टेम्पल्स कर्नाटका के अंदर मिलेगा आपको। नीलगिरी माउंटेन्स अगेन केरल के अंदर मिलेगा। और महाराष्ट्र के अंदर बहुत सारे साइट्स हैं। एलिफेंटा केव्स है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस है, बहुत सारे ऐसे साइट्स हैं, याद होना चाहिए आपको। और नॉर्थ इंडिया की तरफ चलो, नॉर्थ इंडिया के अंदर दिल्ली के अंदर है कुतुब मीनार है, हुमायूं टॉम है और रेड फोर्ट है। ये तीनों इंपॉर्टेंट साइट्स है दिल्ली के अंदर। और इसमें से सारे साइट्स में से सबसे पहला साइट कौन सा था वो एग्जाम पूछ सकती। फर्स्ट साइट डिक्लेयर कौन सा हुआ था याद रखना आपको। फर्स्ट साइट में एक ही साथ 1982 के अंदर 4 साइट डिक्लेयर हुआ था। आगरा फोर्ट, ताजमहल, अजंता केव्स, एलोरा केव्स। तो आगरा फोर्ट ताजमहल मिलेगा आपको उत्तर प्रदेश के अंदर, आगरा के अंदर मिलेगा ऑफकोर्स। और ये आपको महाराष्ट्र के अंदर मिलेगा दिस एलोरा एंड अजंता केव्स। ये 4 साइट्स को एक साथ डिक्लेयर किया गया था, एक ही साथ 1982 के अंदर, 83 के आसपास बताया आपको। ये चारों केव्स हैं, ताजमहल, आगरा फोर्ट, अजंता केव्स, एलोरा केव्स, ये आपको मिलेगा, एक ही साथ डिक्लेयर हुआ था। और टोटल 43 हैं, उसमें से एक है मिक्स्ड, 7 है नेचुरल। मालूम होना चाहिए 7 कौन कौन से हैं, कल लिस्ट यहाँ दिख रहा होगा आपको। और पूरे वर्ल्ड में कंपेयर करें, इटली के पास सबसे ज़्यादा है, इटली के पास सबसे ज़्यादा है। और इंडिया का रैंकिंग 6 नंबर में आता है। इंडिया का जो 43rd नंबर जो है साइट, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है, वो असम के अंदर डिक्लेयर हुआ रिसेंटली 2024 का ये न्यूज़ है। असम के जो अहोम डायनेस्टी के जो बरियल होता था ना, बरियल, उनकी जो बॉडी बरियल करते थे, अहोम डायनेस्टी जो थी असम के अंदर बहुत पहले, मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री का ये पार्ट है बेसिकली। 43rd साइट इसको बनाया गया है, जो उसका बरियल साइट था उसको बोला था दिस वॉज एक्चुअली मोइदाम बोला था, मोइदाम इसको बोलते हैं। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज 43rd नंबर साइट है ये, ठीक है ना। यहाँ पर लिखा हुआ है नॉर्थ ईस्ट का, असम के अंदर ये मिलेगा आपको। असम के अंदर ये आपको एक बरियल टाइप का मैदान मिलेगा आपको, ठीक है। और एक बात है, वर्ल्ड हेरिटेज जो डे है 18 अप्रैल को, इंपॉर्टेंट पार्ट था ये भी, आपको मालूम होना चाहिए। 18 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट जो है एक इंडिया का लॉन्गेस्ट अर्बन टनल के बारे में बात हो रही है। अर्बन सिटीज़ को कनेक्ट करने वाले हम लोग बेसिकली थाने टू बोरीवली, ये ट्विन टनल्स यहाँ पर बनेंगे। यहाँ पर इंडिया का जब बन जाएगा यहाँ पर तो मुंबई का बहुत ही एक गेन होगा यहाँ पर कि 12 मिनट के अंदर हम लोग पहुँच सकते हैं फ्रॉम ठाणे टू बोरीवली, जो घंटों लगते हैं ट्रैफिक में। ये टनल के यूज़ करके हम लोग ने इंडिया का लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट अर्बन टनल बन जाएगा जब ये काम खत्म हो जाएगा। इसके बाद अंडरग्राउंड टनल के बारे में बात होगा। यहाँ पर अंडरग्राउंड कंडीशन के अंदर लॉन्गेस्ट मिलेगा आपको, 18 किलोमीटर का टनल है, बेंगलुरु सिटी के अंदर मिलेगा आपको। बेंगलुरु सिटी का अंडरग्राउंड काम चल रहा है इन दोनों के ऊपर, ऑलरेडी काम चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है एक रोड के बारे में बार बार बात हो रहा है, एनपीडी रोड। एनपीडी रोड बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग ने हिमाचल प्रदेश का जो एक पॉइंट है बेसिकली मनाली तो नहीं, डरचा को कनेक्ट कर दिया है लद्दाख के साथ, निम्बू, ठीक है ना। ये पॉइंट 2 सिटीज़ हैं जिसको कनेक्ट किया वाया पदुम भी एक इंपॉर्टेंट सिटी लद्दाख के अंदर। तो ये एनडीपी बन जाएगा, एनडीपी रोड, निम्बू पदुम एंड डरचा रोड। हिमाचल प्रदेश से लद्दाख के बीच में कनेक्शन है, याद होना चाहिए आपको। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है आपको। कनेक्शन फ्रॉम हिमाचल प्रदेश को जो डरचा है और नीमू के साथ कनेक्शन होगा वाया दिस पदुम, ठीक है। तो एनडीपी रोड मालूम होना चाहिए, न्यू रोड है लद्दाख के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट जो है एक म्यूजियम इनॉग्रेट होने की बात कर रही है, जो इसका साइट है बेसिकली हुमायूं टॉम। मालूम होगा हुमायूं टॉम आपको दिल्ली के अंदर मिलेगा। हुमायूं जो राजा थे ना, जो मेडिवल हिस्ट्री के अंदर जो मुगल किंग्स थे, मुगल के अंदर फर्स्ट थे बाबर के बाद आए थे आपके दिस वन हुमायूं आए थे, हुमायूं। उसके बाद अकबर, जहांगीर, इस तरह आए थे। तो हुमायूं जो थे सेकंड मुगल जो किंग थे, बाबर के सन थे वो एक्चुअली। तो उनके टॉम में जो उनका जो साइट है, बरियल साइट, जहाँ पर उसको टॉम बोला जाता है बेसिकली, उनकी वाइफ के द्वारा बनाया गया था। उनका जो टॉम है हाजी बेगम जी ने बनाया था। उसी टॉम के अंदर
जो टॉम है एक्चुअली, हुमायूंस टॉम दिल्ली के अंदर मिलेगा आपको। उसी टॉम के कॉम्प्लेक्स के अंदर संकन म्यूजियम बनाने की बात हो रही है। संकन म्यूजियम, टनल संकन म्यूजियम बनाने की बात हो रही है। यहाँ पर हुमायूं की लाइफ के बारे में और ही अच्छे तरीके से यहाँ दिखाया जाएगा, किस तरह उनकी लाइफ जर्नी रही थी बेसिकली। बाबर के सन थे वो, और उनकी टॉम जो थी ओरिजिनली, जो कॉम्प्लेक्स है, ये पूरा हुमायूं टॉम का कॉम्प्लेक्स मिल रहा पूरा है, उसके अंदर एक म्यूजियम बना रहे हैं हम लोग, जो है संकन म्यूजियम के बारे में बताने की बात हो रही है यहाँ पर। और हुमायूं टॉम ने उनकी वाइफ ने बनाया था, उनके ही मेमोरी के लिए, हाजी बेगम नाम था का। और हुमायूं नामा उनके बारे में थी, हुमायूं के बारे में थी, बायोग्राफी थी, उनकी बहन ने लिखा था, गुलबदन बेगम। याद होना चाहिए आपको, बहुत एग्जाम में आया है कि हुमायूं नामा किसने लिखा है, उनकी बहन ने लिखा है, गुलबदन बेगम। और हाजी बेगम उनकी वाइफ ने बनाया है हुमायूं टॉम उनके लिए। ठीक है, बेसिकली क्या हुआ था ना, हुमायूं के लिए इतना बनाया क्योंकि शेरशाह सूरी सुने होंगे, शेरशाह सूरी ने काफ़ी परेशान किया था इनको, मतलब रूल करने दिया ही नहीं था, इतना परेशान कर दिया था इनको, ताकि उस वजह से इनकी जो जर्नी खास उतनी रही नहीं थी, किंगशिप जो थी एंजॉय ही नहीं कर पाए। उन्हीं की याद में उनके वाइफ ने टॉम बनाया, और इनकी सिस्टर ने एक हुमायूं नामा उनके बारे में बायोग्राफी लिखी उनके बारे में। ठीक है, इंडिया का जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है मुंबई के अंदर, वो एक फर्स्ट इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट फैसिलिटी यहाँ बनने वाला है, ताकि एग्रीकल्चर सामान एक्सपोर्ट कर सके बहुत ही आसान तरीके से, हैसल फ्री काम हो सके यहाँ पर। तो उसको यहाँ पर एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट फैसिलिटी डेवलप किया है इन जवाहरलाल नेहरू पोर्ट इन मुंबई। ठीक है ना, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट फैसिलिटी। नेक्स्ट है कश्मीर से आ रहा है। कश्मीर बेसिकली फोर्थ इंडियन सिटी है, जिसको वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग मिला जाता है। वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी, क्राफ्ट के लिए बहुत फेमस है। और कश्मीर जो है, कश्मीर या तो नहीं, कश्मीर इज द फोर्थ इंडियन सिटी टू गेट द वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी सर्टिफिकेट। अब 4 है तो तीन और कौन है सर, 3 मालूम होती है आपको कौन कौन है। जयपुर एक सिटी है, मैसूर है, और एक है मल्लापुरम है तमिलनाडु के अंदर। ये 3 साइट्स हैं जिसको ऑलरेडी मिल चुका है। फोर्थ है कश्मीर याद रखना चाहिए आपको, जयपुर, मैसूर और ममल्लापुरम थर्ड, और फोर्थ वन इज कश्मीर। ये वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी प्रोग्राम एक प्रोग्राम है जो 2014 से चलता आ रहा है, जहाँ पर वर्ल्ड के सारी सिटीज़ को, अगर यहाँ पर क्राफ्ट बहुत फेमस है तो उसको वहाँ पर रिकॉग्नाइज किया जाता है, और इंडिया में 4th सिटी को रिकॉग्नाइज यहाँ पर किया गया है, कश्मीर। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट न्यूज़ महाराष्ट्र से आ रहा है। महाराष्ट्र से अमरावती जो शहर है महाराष्ट्र के अंदर, वहाँ पर एयर इंडिया ने जो है अपना साउथ एशिया का लार्जेस्ट फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन बनाया हुआ है, FTO। यानी ना साउथ एशिया का लार्जेस्ट ट्रेनिंग जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एयर इंडिया ने बनाया है, अमरावती महाराष्ट्र के अंदर। ये महाराष्ट्र में पड़ेगा आपको। नेक्स्ट चलते हैं मध्य प्रदेश से आ रहा है न्यूज़। मध्य प्रदेश ने रिकॉर्ड बना दिया एक्चुअली, 11 लाख सैम्पलिंग्स को प्लांट किया एक दिन के अंदर। दिस वर्ल्ड रिकॉर्ड 24 घंटे के अंदर 11 लाख सैप्लिंग्स को इन्होंने प्लांट किया है। बहुत ही अच्छा एक है, एक पेड़ माँ के नाम ये नारा लगाया गया था वो प्रोजेक्ट से पहले। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ है स्मार्ट सिटी जो मिशन है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है 2025 के अंदर। मालूम होना चाहिए स्मार्ट सिटी मिशन है क्या एक्चुअली। स्मार्ट सिटीज़ का मालूम कि ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही एक प्रोग्राम था जो 2015 में लॉन्च हुआ था। इसको फिर एक्सटेंड करते करते हम लोगों ने 2025 तक एक्सटेंड कर दिया। यहाँ पर हम लोग ने क्या डिसाइड किया है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ पैसा देगी, सब तो नहीं देगी, कुछ हद तक देगी। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ पैसा देगी जिससे जो सिटीज़ को स्मार्ट सॉल्यूशंस के द्वारा एक अच्छी सिटीजन्स को अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ देने की यहाँ बात हो रही है। ठीक है ना, स्मार्ट सॉल्यूशंस के द्वारा सिटीजन्स की जो लाइफ है काफ़ी बार ईजी करने की बात हो रही है। यहाँ पर टारगेट है कि 100 करोड़ रुपीज़ स्पेंड किया जाएगा पर सिटी पर ईयर। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का टारगेट है। यहाँ पर 100 सिटीज़ को चूज़ किया गया है जिसको स्मार्ट सिटीज़ के रास्ते में डेवलप किया जाएगा। फॉर एग्जांपल इसमें सिटी क्या क्या होना चाहिए, इनएडिक्वेट वाटर सप्लाई होना चाहिए, आपका इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होना चाहिए, अर्बन मोबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, वेस्ट मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए और सैनिटेशन के ऊपर काम होगा। बेसिकली ये स्मार्ट सॉल्यूशंस की यहाँ बात हो रही है और 2025 तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया है, मालूम होना चाहिए आपको। नेक्स्ट जो है नीति आयोग जो है एक इंडेक्स रिलीज किया है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स। क्या देखिएगा आपको, UN जो है यूनाइटेड नेशंस जो है ना पूरे वर्ल्ड वाइड कुछ गोल्स डिसाइड किया है। अराउंड 17 गोल्स हैं जो 2015 में आए थे और हर कंट्री को अचीव करना है बाय 2030 तक। ये 15 साल के अंदर अचीव करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, SDG। पूरा वर्ल्ड वाइड है तो वर्ल्ड में इंडिया को अचीव करना पड़ेगा। इंडिया तभी अचीव करेगा जब उसके स्टेट्स अलाइन होंगे उस डायरेक्शन के अंदर। स्टेट्स के कंट्रीब्यूशन के बिना इंडिया कैसे अचीव करेगा। तो स्टेट्स को एक रेस में लगाने के लिए नीति आयोग जो है, जो एक इंपॉर्टेंट थिंक टैंक है, वो एक इंडेक्स निकालता है ताकि स्टेट्स को कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट दे सकें। वहाँ पर स्टेट्स को अगर आप इंडेक्स कर देंगे, रैंक कर देंगे यहाँ पर, तो स्टेट्स और जगह काम करेंगे टुवर्ड्स SDG। SDG के ज़्यादा काम करेंगे तो इंडिया का जो प्रोग्रेस है वो डिपेंड करता है स्टेट्स के ऊपर। तो उसकी स्टेट्स को एक रैंक करने की बात हो रही है। नीति आयोग ने इसको रैंकिंग निकाला है SDG इंडिया इंडेक्स। ये कौन कौन से स्टेट किस तरह से काम किए हैं।
इंडिया का जो ओवरऑल स्कोर है मालूम होना चाहिए आपको। सबसे पहले ओवरऑल स्कोर क्या है, 71 स्कोर है इंडिया का। 71 इज ओवरऑल स्कोर। 71 के अंदर जो टॉप परफॉर्मर स्टेट हैं जो बहुत अच्छा काम किए हैं गोल की तरफ, केरला है, उत्तराखंड है, याद होना चाहिए। उत्तराखंड एंड केरल हैज इन द वेस्ट वर्क बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट के अंदर आते हैं। बिहार सबसे ज़्यादा लैगिंग स्टेट है, सबसे ज़्यादा पीछे है बिहार, झारखंड उसके बाद है, ठीक है ना, पीछे में लास्ट से कर देखेंगे अगर आप। ओवरऑल स्कोर 71 बताया आपको मैं। सबसे पीछे मिलेगा बिहार और आगे मिलेगा केरल और उत्तराखंड, ठीक है ना। अब सर यहाँ पर कौन कौन से गोल्स के बारे में बात हो रहा है बता देता हूँ आपको मैं। कुछ 17 गोल्स हैं, 17 ऐसे SDG गोल्स हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है ना। गोल नंबर 1 दिख रहा होगा यहाँ आपको, पॉवर्टी, नो पॉवर्टी नहीं होनी चाहिए। हंगर है गोल नंबर 2, हेल्थ है गोल नंबर 3, फोर्थ है एजुकेशन। इसको चारों को पेड़ बना दीजिए। एग्जाम पूछ सकता है आपको गोल नंबर 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है, 4 क्या है। पॉवर्टी, हंगर, हेल्थ और एजुकेशन। कैसे पेड़ बनाएंगे? पॉवर्टी मतलब पैसा अगर नहीं होगा तो हंगर होगा, इससे याद रखना आपको। पैसा अगर नहीं होगा, पॉवर्टी अगर होगी तो हंगरनेस ऑटोमेटिक होगा उसके बाद। SG नंबर 2, हेल्थ खराब हो जाएगी, हंगर होगा तो आप खाना नहीं खाएंगे तो हेल्थ खराब होगी। हेल्थ खराब होगी तो स्कूल वूल और एजुकेशन की तरफ आप ध्यान नहीं दे पाएंगे। आप ध्यान नहीं दिए तो इनइक्वालिटी हो जाएगा, जेंडर इक्वालिटी अचीव नहीं हो पाएगा, जो एक गोल है हमारा, गोल नंबर 5। गोल नंबर 6 है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। गोल नंबर 7 है क्लीन एनर्जी। 8 है डिसेंट वर्क होना चाहिए। 9 है इंडस्ट्रियल इनोवेशन। गोल नंबर 10, गोल नंबर 5 के साथ लेन देना है इसका, 5 × 2 10 बन जाएगा। यहाँ पर इनइक्वालिटी को ओवरऑल कम करना है हमको। ये था जेंडर के बेस में, मेल फीमेल के बीच में, ये ओवरऑल इनइक्वालिटी की बात हो रहा है यहाँ पर। गोल नंबर 11 है सस्टेनेबल सिटी। गोल नंबर 12 है रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन। इसको पे बना, सिटी के अंदर सस्टेनेबल तभी बनेगा लॉन्ग टर्म के लिए तो उसके सिटीजन्स रिस्पॉन्सिबली कंज्यूम करेंगे। तो 11 12 बन जाएगा पेयर। जिस तरह 5 10 पेयर बनेगा उस तरह 11 और 12 पेयर बन जाएगा। 13 है क्लाइमेट अच्छा रहेगा तो लाइफ बिलो वाटर के अंदर जो लाइफ है, एक्वाटिक एनिमल्स हैं उनकी अच्छी रहेगी। लाइफ ऑन लैंड वो भी अच्छी रहेगी। इन दोनों तीनों का पेयर बना दीजिए आप। ये लाइफ बिलो वाटर, लाइफ ऑन लैंड और क्लाइमेट एक्शन, इन तीनों का पेयर बनाइएगा, एक साथ याद करिएगा। 13 14 15। 16 है पीस एंड स्ट्रॉन्ग जो इंस्टीट्यूशन है इंटरनेशनल लेवल के। और 7 है पार्टनरशिप। हर एक कंट्री को इसके लिए पार्टनरशिप करनी चाहिए ताकि आगे बढ़ सके मिलके। एक और बता रहा हूँ, सुनिएगा ध्यान से। फर्स्ट याद रखना आपको, पॉवर्टी हंगर को पेड़ बनाइएगा। पॉवर्टी पैसा नहीं होगा तो हंगर होगा, हंगर होने के बाद हेल्थ भी खराब हो जाएगी आपकी और एजुकेशन ठीक से नहीं होगा। ये चारों गोल्स हो गए आपका गोल नंबर 1 to 4, पॉवर्टी, हंगर, हेल्थ और एजुकेशन। 5th है जेंडर इनइक्वालिटी, पेयर बनाइए इसको गोल नंबर 10 के साथ, रिड्यूस इनइक्वालिटी के साथ। 6 7 8 को पेयर बनाइए। 6 है क्लीन वाटर सैनिटेशन, 7 है क्लीन एनर्जी, 8 है डिसेंट वर्क। इन तीनों को पेयर बनाइएगा। वर्क से पहले होना चाहिए एफोर्डेबल एनर्जी और उससे पहले होना चाहिए क्लीन वाटर ताकि वर्क अच्छा हो सके। 9th नंबर है इंडस्ट्री इनोवेशन और 11th हुआ सस्टेनेबल सिटीज़ और 12 है कंजम्पशन रिस्पॉन्सिबल वाला। तो सस्टेनेबल सिटीज़ तभी होगा जब कंजम्पशन रिस्पॉन्सिबल होगा। 3 13 14 15 पेयर बना लीजिएगा। जो है ये 13 है क्लाइमेट एक्शन, लाइफ बिलो वाटर, लाइफ ऑन लैंड। 15 16 17 एक जैसे हैं, पीस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस हैं और पार्टनरशिप और गोल्स, ये 17 गोल्स हैं। ठीक, अब इन गोल्स को अचीव करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट जो है मल्टीपल स्कीम्स निकालती है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है हमारी। फॉर एग्जाम्पल PM आवास योजना, जहाँ पर हाउसेस के बारे में बात होती है, हाउसेस दिया जा रहा है जो कैटेगरी है, जो टारगेट ग्रुप है। स्वच्छ भारत क्लीननेस के ऊपर काम हो रहा है, बताया आपको मैं। उज्ज्वला LPG कनेक्शन देने की बात हो रही है। जल जीवन टैप वाटर कनेक्शन देने की बात हो रही है। आयुष्मान भारत हेल्थ एक्सेस, हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है बेसिकली। PM मुद्रा योजना ये है बेसिकली विदाउट कोलेट्रल लोन दिया जाएगा जिनको लोन नहीं मिलता है। सौभाग्य योजना हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन दिया जाएगा यहाँ पर। रिन्यूएबल एनर्जी मालूम होगा आपको। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है हर एक अनाज, हर एक आदमी को अनाज मिलना चाहिए, गरीब से गरीब को। DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो है वो भी यहाँ पर काफ़ी दिया जा रहा है। स्किल डेवलपमेंट के ऊपर भी काफ़ी काम हो रहा है। टोटल जो है इस इंडेक्स के अंदर 16 गोल्स देने की बात हो रही है। 17 एक छोड़ देते हैं, लाइफ बिलो वाटर को यहाँ काउंट नहीं करते हैं। गोल नंबर 14 जो है, नेक्स्ट जो बचे 17 में से एक माइनस हो जाएगा तो बचेगा 16। इसके ऊपर काम होगा और इसको बेस करके SDG इंडेक्स बना है जो नीति आयोग निकाली है। 71 इसका ओवरऑल स्कोर है इंडिया का यहाँ पर। ठीक है, बता दिया आपको मैं ये क्या है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो बजट है जो हर साल आता है, तो यूनियन बजट है। यूनियन बजट का इस साल जो रिसेंट आया हुआ है, मेरे को लगा इसी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। 40 इसका टोटल साइज़ क्या है सर? टोटल साइज़, टोटल एक्सपेंडिचर जो है उसको बोलते हैं साइज़। एक्सपेंडिचर कितना खर्च करेगी उसको साइज़ ही बोलते हैं। बजट का साइज़ कितना है? इस साल का जो एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट सोची है वो है लाख करोड़ रुपीज़ एक्सपेंडिचर होने का है। और सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर। डिफेंस कैटेगरी का सबसे ज़्यादा जाने वाला है एक्सपेंडिचर, याद होना चाहिए आपको ये।
नेक्स्ट चलते हैं हम लोग मध्य प्रदेश को एक अवार्ड मिला है बेसिकली बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का बाय प्राइम मिनिस्टर। स्वनिधि स्कीम, स्वनिधि स्कीम के अंदर सबसे अच्छा काम किया मध्य प्रदेश ने। स्वनिधि बताऊंगा क्या हो रहा है बेसिकली। स्वनिधि बेसिकली क्या है, बेसिकली कोविड के अंदर, कोविड जो वेव आई थी 2020 के अंदर, कोविड के बाद जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं वो अपना काम वापस चालू कर सकें, उनको 10,000 रुपीज़ का एक लोन एक तरह से दिया गया ताकि अपना बिजनेस को स्टार्ट कर सके। बहुत ही स्पेशल माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी है, बहुत ही कम अमाउंट का लोन दिया जाएगा कोविड-19 लॉकडाउन के बाद उनको अपना काम स्टार्ट करने के लिए। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ऑफकोर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सारा पैसा देगी यहाँ पर, स्टेट गवर्नमेंट को कुछ नहीं देना है यहाँ पर। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग के अंडर आ रही है और अर्बन एरियाज़ को मिलनी है, टारगेट किया जाएगा, जो अर्बन एरियाज़ में जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उसको टारगेट किया जाएगा बेसिकली। तो मध्य प्रदेश जो है इसके अंदर सबसे अच्छा काम किया, बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का मिला है स्वनिधि स्कीम के अंदर। स्वनिधि का फुल फॉर्म में ही है, देखिएगा, पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, ठीक है, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए बेसिकली स्कीम है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, असम से न्यूज़ आ रहा है। असम जो है वो इसके अंदर सेकंड कैटेगरी जीती, सेकंड बेस्ट है, सबसे ज़्यादा बेस्ट है मध्य प्रदेश, ठीक है। सेकंड बेस्ट कैटेगरी परफॉर्मिंग स्टेट जो है वो असम मिलेगा आपको। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, केरल को भी एक अवार्ड मिला है फॉर हैविंग डन एक्सट्रीमली हाई कंट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। ये जो है NULM जो मिशन है हमारे पास 2014 में आया था बेसिकली ये मिशन, उसके अंदर सबसे अच्छा काम किए केरल की गवर्नमेंट। बेसिकली यहाँ पर ये जो नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन जो है, यहाँ पर लाइवलीहुड देने की बात हो रही है, जो गरीब है अर्बन सिटीज़ के अंदर, ऐसा एक रूरल में भी चलता है ये, ठीक है, रूरल में भी एक है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन भी है, NRLM भी है, मगर यहाँ बात हो रहा है अर्बन के बारे में, ठीक है ना। अर्बन कैटेगरी के अंदर केरला सबसे अच्छा काम किया, बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट को निकला है। 2014 के अंदर ये स्कीम निकली थी ताकि लोगों को पॉवर्टी के बाहर निकाल सके, लाइवलीहुड दे सकें, कामकाज में दे सकें और पॉवर्टी से बाहर निकाल सकें, मेन ये है। तो अर्बन पुअर को टारगेट किया जाएगा और स्पॉन्सर्ड बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी थोड़ा बहुत, और प्लस स्टेट गवर्नमेंट भी यहाँ पर कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा ताकि जो पॉवर्टी को यहाँ पर धीरे धीरे हम हटा सकें अर्बन सिटीज़ के अंदर, ठीक है ना। और केरल सबसे अच्छा काम किए। नेक्स्ट महाराष्ट्र के अंदर आ रहा है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की है, लड़का भाव, ठीक है ना। एक पहले स्कीम थी इनकी, पहले लड़की बहन स्कीम थी, तो इसके बाद लॉन्च किया लड़का भाव इस बार रिसेंटली। लड़की बहन पहले से थी, लड़की बहन स्कीम पहले से चल रही थी। यहाँ पर स्टाइपेंड दिया जाता है लड़कियों को जो एक बेसिकली इंटर्नशिप करते हैं, ITI डिप्लोमा वगैरह। तो इस बार लड़का भाव उनको भी स्टाइपेंड मिलेगा, अराउंड 1500 रुपये का स्टाइपेंड मिलेगा। लड़कियों को अप्रॉक्सीमेट 6,000-8,000 मिल रहा था ऐसा, ठीक है ना। ये एज ग्रुप है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर लड़का भाव जो स्कीम है और लड़की भाव ये स्कीम अगर कहीं आ गया तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने स्कीम लॉन्च की है, लड़का भाव लड़की बहन, जहाँ पर स्टाइपेंड देने की बात होती है, सिंपल। नेक्स्ट है असम से आ रही न्यूज़। असम की जो है लखपति बेदो स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है। लखपति दीदी सुने होंगे, लखपति दीदी जो स्कीम है, लखपति दीदी जो स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम, उसी की ही अलाइन करके असम ने लॉन्च की है लखपति बेदो स्कीम। वुमेन एंटरप्रेन्योर उसको दिया जाएगा। असम के जो चीफ मिनिस्टर दिख रहे हैं आपको, हेमंत बिस्वा हैं। यहाँ पर स्कीम में लखपति बेदो में होगा क्या, बेसिकली जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो हैं इंडिया में, उनको यहाँ पर बेसिकली आगे बढ़ा के इसको लखपति 1 लाख तक का जो इनकम है जनरेट कर सकें। लखपति बेदो स्कीम उनके लिए है ताकि उनको एम्पावर कर सके। 40 लाख जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं इंडिया में, तो इसको उनका एनुअल इनकम को 1 लाख तक लेके जा सके, उसके लिए कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा बाय असम गवर्नमेंट। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑलरेडी लखपति दीदी नाम की स्कीम चल रही है, लखपति दीदी, यहाँ पर भी यही कॉन्सेप्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है 1 लाख तक का जो है इनकम लेके जाने वाली है, इनको जो फाइनेंशियल असिस्टेंस देने की यहाँ बात हो रही है, ठीक है। ये लखपति दीदी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चला रही है, असम की तो लखपति बेदो है। नेक्स्ट है तेलंगाना गवर्नमेंट के बारे में बात है। इंदरमा हाउसिंग स्कीम है, हाउसिंग सॉल्यूशंस के बारे में यह बात होगा। तेलंगाना के CM रेवनाथ रेड्डी इस वक्त हैं, ठीक है। कर्नाटका के अंदर है आशा किराना आई केयर स्कीम, जो आई केयर सॉल्यूशंस यहाँ पर दिए जाएंगे, फी स्पेक्टिकल्स वगैरह, आई केयर चेकअप्स होने वाले हैं जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। बेसिकली कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर भी यहाँ पर मेंशन है, सिद्धरमिया नाम है इनका, ठीक है, नाम लिख लीजिएगा एक बार आप। तो आशा किराना आई केयर स्कीम है कर्नाटका के द्वारा। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू ने स्कीम लॉन्च की है YSR आरोग्यश्री स्कीम। आरोग्यश्री ये बेसिकली हेल्थ बेनिफिट्स यहाँ पर दिए जाएंगे, मेडिकल ट्रीटमेंट अप टू 25 लाख तक का फ्री दिया जाएगा कुछ सिलेक्टेड लोगों को जो बिलो पॉवर्टी लाइन ऑफकोर्स। तो YSR आरोग्यश्री स्कीम है, मिलेगा आपको आंध्र प्रदेश के द्वारा। युवा निधि बेसिकली जो है ये भी कर्नाटक के द्वारा लॉन्च किया गया है। जो जॉबलेस यूथ है उनके लिए कुछ हद तक मंथली स्टाइपेंड देने की बात हो रही है यहाँ पर। इस तरह आपको स्टाइपेंड तो नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट को असिस्टेंस देने की बात हो रही है। ऑफकोर्स स्टाइपेंड एक तरह का हो गया, ठीक है। नेक्स्ट तमिलनाडु के MK स्टालिन जो CM है वो भी एक स्कीम निकाल के हैं,
निंगल नलमा स्कीम जो है ये वेलफेयर प्रोग्राम्स के लिए है। निंगल नलमा स्कीम का प्रोनाउंसिएशन अजीब, आर यू फाइन। बेसिकली जो भी लोग हैं तमिलनाडु के, वो स्टेट गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं उनसे सेटिस्फाइड है या नहीं है, उनका फीडबैक क्या है, ग्रेवेंसेस क्या क्या है, उसके लिए एक स्कीम है निंगल नलम प्रोग्राम। इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो आ जाएगा आर यू फाइन स्कीम। तो गवर्नमेंट की स्कीम से अगर आप सही लग रहा है, आपको नहीं लग रहा है, उसके लिए ग्रीवेंसेस रेडिसल यहाँ किए जाएगी। तमिलनाडु अगेन एक और स्कीम लॉन्च की है, कलाइंगर स्कीम, स्पोर्ट्स स्कीम। कलाइंगर स्पोर्ट्स किट जो है यहाँ पर दिया जाएगा कुछ लोगों को, तो कलाइंगर स्पोर्ट्स किट स्कीम है यहाँ पर। नेक्स्ट तमिलनाडु की तरफ से ही है। तमिलनाडु देखिएगा तीन स्कीम्स यहाँ पर बात होगी। वन इज निंगल नलामा, कलाइंगर स्पोर्ट्स स्कीम, और एक है थायू मनवर स्कीम है। थायू मनवर बेसिकली पॉवर्टी को कम करने की बात हो रही है यहाँ पर। तमिलनाडु में पॉवर्टी अंदर बेसिकली कम करने की बात हो रही है। 3 स्कीम से बना है, ओवरऑल नॉलेज होना चाहिए कि स्टेट ने क्या लॉन्च। नेक्स्ट हिमाचल प्रदेश से आ रही है माई स्कूल माई प्राइड। बेसिकली एजुकेशन स्कीम है यहाँ पर। एजुकेशन को ट्रांसफॉर्म किया जाएगा, होलिस्टिक तरीके से दिया जाएगा। तो हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया है। सुखविंदर सिंह इसके करंट चीफ मिनिस्टर मिलेंगे आपको। नेक्स्ट न्यूज़ है नीति आयोग से। नीति आयोग ने एक टारगेट लिया है इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का इंडिया में होना चाहिए $500 बिलियन का। बहुत ही बड़ा टारगेट है, बाय 2030 इसको करेंगे हम लोग। नीति आयोग का टारगेट, नीति आयोग का फुल होना चाहिए ये नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये नीति आयोग बेसिकली एक थिंक टैंक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पॉलिसीज़ के बारे में आइडियाज़ देती है बेसिकली। नीति आयोग जो बॉडी है मालूम होना चाहिए आपको, 1 जनवरी 2015 में आई थी। मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग जो पीएम खुद देखते हैं और उनके अंडर आती है, तो पीएम मोदी इसके ऑटोमेटिक चेयरमैन बनते हैं। वाइस चेयरमैन कौन है इस समय? सुमन बेरी साहब हैं, और बीवी आर सुब्रमण्यम इसके करंट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, याद होना चाहिए आपको। चेयरमैन सिंस पीएम के अंदर आती है बॉडी, चेयरमैन पीएम मोदी बन जाएंगे। वाइस चेयरमैन है सुमन बेरी, सीईओ हैं बीवी आर सुब्रमण्यम। तो नीति आयोग के बारे में बताती है। इलेक्ट्रॉनिक्स का टारगेट मिलेगा आपको यहाँ पर 2030 तक अचीव करना है आपको। नेक्स्ट है केरल की तरफ से स्कीम है। केरल की एक मिताई स्कीम है, जुवेनाइल डायबिटीज़। जो लोग को डायबिटीज़ है उनको बेसिकली यहाँ पर कुछ ट्रीटमेंट देने की बात हो रही है। जो भी चिल्ड्रेन जिनको डायबिटीज़ से प्रॉब्लम हमारी डायबिटीज़ से सफ़र कर रहे हैं, तो यहाँ पर केरल की तरफ से स्कीम है। इनके सीएम का नाम भी यहाँ मेंशन किया हुआ, देख लीजिएगा एक बार आप। अब डायबिटीज़ देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है जुवेनाइल डायबिटीज़, मतलब जो चिल्ड्रेन है उनके लिए टाइप 1 डायबिटीज़, ये न्यूज़ में मेंशन है टाइप 1। तो इसलिए 2 टाइप के डायबिटीज़ होते हैं, वन इज़ टाइप 1, वन इज़ टाइप 2। अब डायबिटीज़ में क्या होता है, डायबिटीज़ में शुगर लेवल एक्सेस हो जाता है बॉडी में, क्योंकि क्या होता है यहाँ पर जो इंसुलिन है, जो हार्मोन है वो पैंक्रियास के अंदर होता है, वो शुगर लेवल को रेगुलेट करना होता है इंसुलिन को, ये कर नहीं पाता। जब ये काम नहीं कर पाएगा इंसुलिन, जो पैंक्रियास के अंदर जो हार्मोन होता है जो सिक्रीट करता है यहाँ से ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करना होता है उसको, जब ये नहीं कर पाएगा तो डायबिटीज़ होगा बेसिकली, या तो वो टाइप 1 होगा या टाइप 2 होगा। टाइप 1 के अंदर क्या होता है ना, डायबिटीज़ जो होता है बेसिकली यहाँ पर इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं हो पा रहा है, उस वजह से यहाँ प्रॉब्लम होता है। टाइप 2 के अंदर बॉडी प्रोड्यूस तो इंसुलिन कर रहा है, मगर इंसुलिन इनफ नहीं है कि वो रोक सके डायबिटीज़ को, रेगुलेट कर सके। रेगुलेशन के लिए इनफ नहीं है, इनफ इंसुलिन यहाँ पर नहीं हो रहा है, इनफ नहीं है। और यहाँ पर इंसुलिन बन ही नहीं रहा है टाइप 1 में। याद रखना आपको, टाइप 1 में इंसुलिन टोटल बनना बंद हो जाता है, उस वजह से डायबिटीज़ होता है। और टाइप 2 के अंदर इंसुलिन होता है मगर काफ़ी नहीं होता है वो, ठीक है ना। तो यहाँ पर बेसिकली टाइप 1 की देने की बात हो रही है, याद होना चाहिए आपको टाइप 1 टाइप 2। ये कुछ ट्रीटमेंट के बारे में देख लीजिए एक बार, अगर ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं, मगर टाइप 1 टाइप 2 पर देख के जाएगा। और इंसुलिन याद रखना आपको पैंक्रियास में ये डेवलप होता है, जो बॉडी का जो पैंक्रियास होता है। नेक्स्ट चलते हैं अपॉइंटमेंट्स की तरफ। अपॉइंटमेंट से क्या क्या चीज़ न्यूज़ में। अपॉइंटमेंट का सबसे पहला अपॉइंटमेंट है, देखिएगा 2 अपॉइंटमेंट बहुत फेमस है यहाँ पर। एक तो नेशनल हाउसिंग बैंक से अपॉइंटमेंट आ रहा है, दूसरा है सिडबी। दोनों इंपॉर्टेंट बॉडीज है, दोनों ही एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, बताऊंगा आपको मैं। फर्स्ट देखते हैं हम लोग कि ये नेशनल हाउसिंग बैंक जो है एनएचबी, इसके नए चेयरमैन हैं, नए डायरेक्टर हैं, संजय शुक्ला नाम है इनका, जैसे नाम सुन लीजिए एक बार, संजय शुक्ला। उसके बाद सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, मनोज मित्तल नाम है इनका। अब ये 4 बॉडीज़ आई थी एक्चुअली, आसपास आई थी, मालूम होना चाहिए आपको स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से। 4 बॉडीज़ बताऊँगा कि करके आपको मैं। फर्स्ट है एक्सिम, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक। सेकेंड है नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये दोनों बॉडीज़ आई थी 82 के अंदर, 82 के अंदर आई थी। दोनों ही बॉडीज़ का हेडक्वार्टर सेम है, मुंबई के अंदर हेडक्वार्टर्स मिलेगा। करंट हेड जो है साजी केवी नाम है इनका, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर के लिए बेसिकली ये लोन देती है। बेसिकली डायरेक्ट फार्मर्स को नहीं देती है, मगर जो बैंक एग्रीकल्चर बैंक्स को हेल्प करती है बेसिकली। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक है, हर्षा बंगई नाम है, ठीक है ना, याद रखना आपको। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक के हेड हैं इस वक्त। उसके बाद 82 में इतना होने के बाद 88 और 1990 के अंदर 2 और बॉडीज़ आई थी,
एक तो नेशनल हाउसिंग बैंक, हाउसिंग सेक्टर की लाई थी 1988, और एक है सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, 1990 के अंदर आई थी। संजय शुक्ला बता दिया आपको मैं, इसके करंट मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। मनोज मित्तल इसके हैं सिडबी के। दोनों का हेडक्वार्टर्स मुंबई में नहीं है, एक का दिल्ली में है एनएचबी का, और एक का है लखनऊ के अंदर। ये एग्जाम पूछ सकता है आपको, बहुत ही ट्रैप क्वेश्चन है, कहीं नहीं मिलेगा आपको, याद रखना पड़ेगा आपको ये सब। और एक पॉइंट जो एग्जाम में इकोनॉमिक्स से आता है, प्लानिंग से आता है क्वेश्चन, कि एक्जिम और नबार्ड जो बैंक है हमारा, दो बैंक जो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वन इज एक्सिम, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक जो है ये, और नबार्ड जो है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये हमारा 6th 5-year प्लान में आया था। जब 6th 5-year प्लान चल रहा था, जो 5 वर्षीय योजना जो चल रही थी बहुत पहले, उस 1980 to 85 के बीच में 6th प्लान के अंदर आया था। और ये दोनों जो हैं ये 7th 5-year प्लान में आया था। ये एग्जाम में पूछता है, प्लानिंग से आता है क्वेश्चन कि किस 5-year प्लान में ये बॉडी आई थी दोनों। तो एनएचबी और सिडबी दोनों 7th 5-year प्लान में थे, 7वीं 5 वर्षीय योजना। अब तो ऐसा 5 वर्षीय योजना होता नहीं है, तो नीति आयोग जब से आ गई है, ऐसा कुछ 5 वर्षीय योजना सब बंद हो चुका है, इंडिया में नहीं हो रहा है, मगर पास्ट में हो चुका है। तो इसलिए 6th और ये 7th याद रखना पड़ेगा, दोनों इंपॉर्टेंट है आपको। नेक्स्ट असम है, असम राइफल जो इंडिया म्यांमार बॉर्डर को गार्ड करते हैं, उसके नए डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हो चुके हैं, विकास लखेरा इसके नए डायरेक्टर जनरल हैं। नेक्स्ट न्यूज़ अपॉइंटमेंट से आ रही है, आर्मी चीफ, वाइस चीफ हैं, चीफ नहीं है वाइस चीफ हैं, डिप्यूटी चीफ बोलते हैं इनको, राजा सुब्रमण्य। अब इतना बता दिया आपको तो मालूम होना चाहिए आपको सर कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की वाइस चीफ अगर यहाँ इंपॉर्टेंट है दिया है, तो खाली चीफ अगर पूछ सकता है आपको, वो भी याद होना चाहिए आपको। फर्स्ट याद होना चाहिए आपको, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, ये तीनों का अलग अलग दिन है। आर्मी डे सेलिब्रेट करते हैं हम लोग हर साल 15 जनवरी, एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर और नेवी डे 4 दिसंबर। एनी कॉस्ट में इसको याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकते हैं आपको। उसके बाद इसके हेड हैं चीफ, और एक आते हैं वाइस चीफ, डिप्यूटी चीफ बोलते हैं इनको। तो चीफ इंपॉर्टेंट है। आर्मी के चीफ हैं इस वक्त उपेंद्र द्विवेदी जी, एयरफोर्स के अमरप्रीत सिंह, नेवी के हैं दिनेश त्रिपाठी। ये तीनों को याद रखिएगा, सबसे पहला इंपॉर्टेंट टास्क। अब ये जब एब्सेंट रहेंगे, इनके जगह में काम करेंगे वाइस चीफ इनके जगह में काम करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। राजा सुब्रमण्य बताया आपको मैं, आर्मी के वाइस चीफ हैं। सुजीत धरकर नाम है इनका, धरकर नाम है, एयरफोर्स के वाइस चीफ है। कृष्णा स्वामीनाथन नाम है, जो नेवी के वाइस चीफ है। ठीक है ना जी, नेवी के, एयरफोर्स के चीफ भी इंपॉर्टेंट है और वाइस चीफ भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग। इतना होने के बाद नेक्स्ट, हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस अपॉइंट हो चुके हैं। कतरी चरण सिंह इज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ उड़ीसा हाई कोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, बीएसएनएल के नए लीडर अपॉइंट हो चुके हैं, नए इसके जो हेड है अपॉइंट हो चुके हैं, मैजिक डायरेक्टर रॉबर्ट रवि नाम है इनका, रॉबर्ट रवि नए हेड ऑफ बीएसएनएल। नेक्स्ट इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट देखते हैं, नेपाल के नए प्राइम मिनिस्टर हैं केपी ओली, याद होना चाहिए केपी ओली, सब यहाँ दिख रहे होंगे आपको। नेक्स्ट यूके के आगे नए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हो चुके हैं, केयर स्टारमर नाम है इनका, यूके के नए प्राइम मिनिस्टर हैं, यूनाइटेड किंगडम, ये है नेपाल के, केपी शर्मा ओली। नेक्स्ट है वेनेजुएला के नए अगेन लीडर अपॉइंट हो चुके हैं, निकोलस मदुरो नाम है इनका, निकोलस मदुरो वेनेजुएला के नए लीडर हैं, ये प्रेसिडेंट अपॉइंट हो चुके हैं। नीदरलैंड्स के भी नए लीडर हैं, डाइक्स-कॉफ नाम है इनका, जो नए प्राइम मिनिस्टर हैं नीदरलैंड्स के। नेक्स्ट है ईरान के नए प्रेसिडेंट हैं, मसूद पेजेस्कियन नाम है इनका, याद रखिए, न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ईरान, इनका फोटो भी यहाँ पर दिया रखा है। ठीक है, नेक्स्ट साइंस सेक्टर चलता है, साइंस एंड टेक्स की तरफ, फर्स्ट स्कीम की तरफ चलते हैं हम लोग, जहाँ पर साइंटिस्ट के लिए स्कीम है, ICAR ने लॉन्च किया है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। यहाँ पर साइंटिस्ट को आगे बढ़ाने की बात हो रही है, जहाँ के इनको 100 न्यू सीड वेराइटीज़ डेवलप हो सकें, उसके लिए इनको असिस्टेंस दिया जाएगा ताकि ये रिसर्च कर सकें एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर। तो 1 साइंटिस्ट 1 प्रोडक्ट, तो एक साइंटिस्ट को एटलीस्ट एक वैरायटी, न्यू सीड वैरायटी जो होती है उसको डेवलप करने की यहाँ बात हो रही है, ताकि क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप वैराइटीज हमारे पास आ सके, ऐसे क्रॉप जहाँ पर क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड ना हो सके हम लोग। तो इंडिया में अगर क्लाइमेट, अगर बारिश नहीं होती है तो क्रॉप खत्म हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। उसको क्लाइमेट को रेजिलिएंट बनाना है क्रॉप को, ताकि क्लाइमेट का इफेक्ट वहाँ ना पड़े। उसी का स्कीम है, साइंटिस्ट को आगे बढ़ाया जाएगा ताकि एग्रीकल्चर रिसर्च यहाँ पर हो सके, और 1 साइंटिस्ट 1 प्रोडक्ट नाम है स्कीम का। नेक्स्ट एक टोल फ्री नंबर है 1933, जो ड्रग फ्री इंडिया जो है, मानस हेल्पलाइन नंबर है। जो लोग ड्रग्स लेते हैं उनके लिए काउंसलिंग सेशन हो सके, उनको रिहेबिलिट किया जा सके, उनके लिए एक बेसिकली एक हेल्पलाइन नंबर है 1933, यहाँ डायल करके वो हेल्प ले सकते हैं। नेक्स्ट जो है, इंडिया जो है एनवायरनमेंट के लिए, फौना जो है एनिमल के लिए लिस्ट निकाला है, 100 के लिस्ट एनिमल स्पीसीज़ के लिए। ठीक है ना, इंडिया प्रिपेयर्स फर्स्ट लिस्ट ऑफ 100 के। बेसिकली ये कुछ ऐसा तरीका है जो एनिमल्स एक्सटिंक्ट होते चल रहे हैं, लोगों को मालूम नहीं होता कि एक्सटिंक्ट होने वाले हैं। ठीक है ना, उसके लिए ही एक 100 के, अराउंड 1 लाख, 100 के मतलब 1 लाख स्पीसीज़ के बारे में बात होगा। यहाँ पर स्पीसीज़ का लिस्ट निकाला गया है, फौना लिस्ट, एनिमल स्पीसीज़ के बारे में, जो एक इंडिकेशन है कि कौन कौन से स्पीसीज़ इंडिया में हैं और कौन कौन से एक्सटिंक्ट होने वाले हैं आने वाले समय में।
ये जो है काम कौन किया है, ये काम किया है ZSI, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ZSI। तो ये देखिए इंडिया में ऐसी कुछ 3-4 बॉडीज़ हैं, 3-4 तो नहीं 5-6 बॉडीज़ हैं। एक तो है ZSI, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और एक है BSI, बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये फ्लोरा देखती है, प्लांट स्पीसीज, ये है फौना, फौना के लिए। जूलॉजिकल मतलब होता है फौना, और बोटैनिकल जो होता है वो फ्लोरा को देखती है बेसिकली। दोनों का अलग अलग हेडक्वार्टर्स है, नहीं सेम ही जगह हेडक्वार्टर्स है, कोलकाता। एक बॉडी पहले आई थी 1890 में आई थी BSI, बोटैनिकल सर्वे। उसके कुछ सालों के बाद 1916 में आई थी ZSI। याद आपको कि दोनों अलग अलग बॉडीज़ हैं, BSI के बाद आई ZSI। और सबसे ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, वो है सर्वे ऑफ इंडिया, SOI, 1767। उसके बाद आएगी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसके बाद आई थी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1861, 1851। ठीक है, ये दोनों याद होना चाहिए। 51 में आई थी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, 61 में थी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, लास्ट में आई थी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, FSI। ठीक है, याद होना चाहिए हेडक्वार्टर्स के साथ साथ। पहले तो इन दोनों का हेडक्वार्टर याद कर लीजिएगा, BSI और ZSI 1890 और 1916 हेडक्वार्टर्स एक ही जगह में है। GSI और ASI को पेयर बना लीजिएगा, 1851, 1861, 10 साल का फर्क है। एक है कोलकाता में और एक है दिल्ली के अंदर। देहरादून के अंदर है सर्वे ऑफ इंडिया, 76, सबसे ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ओल्डेस्ट। और फॉरेस्ट सर्वे, फॉरेस्ट के लिए है देहरादून में, उत्तराखंड में, 81 में आई थी। तो इस तरह पेयर बना के इसको आप हेडक्वार्टर के साथ याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है इसरो, जो है वो काम कर रहा है, एक्सपेरिमेंट कर रहा है, एयर ब्रीदिंग प्रोपल्सन सिस्टम। अब क्या होता है बता रहा हूँ, जब भी रॉकेट लॉन्च होता है ना यहाँ से, जब भी इसरो एक रॉकेट लॉन्च करता है तो रॉकेट को प्रोपेल के लिए जब भी कुछ सैटेलाइट लॉन्च हो रही है तो पीछे से एक प्रोपल्सन चाहिए होता है ताकि रॉकेट को आगे बढ़ाया जा सके। रॉकेट को आगे बढ़ेगा तभी तो हमारा मिशन लॉन्च हो सकता है। तो उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, कैसे हम एयर ब्रीदिंग जो है वो एक सिस्टम ला सकें ताकि जो इंजन्स हैं उसमें जो विदाउट पिस्टन काम हो सके, एयर नेचुरल एयर ले सके, वो नेचुरल एयर। तो ऐसे देखिएगा 2 इंजन होते हैं जो यूज़ होता है रॉकेट के अंदर, एक होता है रामजेट, एक होता है स्क्रैमजेट। रामजेट क्या होता है, रामजेट इंजन जो होता है वो कंप्रेसर में उसमें नहीं होता है, वो एयर ब्रीदिंग नेचुरली ब्रीथ करता है, नेचुरली वो इंजन लेता है उसके। इसलिए इंजन की डिज़ाइन ही ऐसी होती है ताकि इसके अंदर एयर घुसेगी, मतलब वो नेचुरली कंप्रेस होगी। जैसे आपको दिख रहा हो यहाँ पर एयर अगर यहाँ आएगी तो ऑटोमेटिक उसके पास जाने का यहाँ पर पाथवे कम है तो ऑटोमेटिक वो कंप्रेस यहाँ पर हो जाएगी। तो वो होता है रैमजेट। स्क्रैमजेट में क्या होगा, स्क्रैमजेट में एक पिस्टन रहता है वो जो कंप्रेस करता है, उसके बाद कम्बेशन होता है। कम्बेशन से पहले कंप्रेसर एक होता है वहाँ पर, और रैमजेट विदाउट कंप्रेसर होता है। यहाँ पर एयर ब्रीदिंग नेचुरल होती है, तो इसलिए यहाँ पर एयर ब्रीदिंग नेचुरल प्रोपल्शन सिस्टम के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। इसरो इसको एक्सपेरिमेंट स्टेज में बेसिकली आपका जो रैमजेट है, स्क्रैमजेट तो बहुत जगह मिलेगा। रैमजेट जो है जहाँ पर आपको बेसिकली पिस्टन या फिर कंप्रेसर नहीं चाहिए होता है, तो वो सुपरसोनिक स्टेज में काम करा जाता है, सुपरसोनिक के लिए काम आता है। सुपरसोनिक बताऊंगा क्या होता है आपको। और जो स्क्रैमजेट है जहाँ पर कंप्रेसर भी होता है और कंबेशन अलग से होता है, ठीक है ना, वो हाइपरसोनिक स्पीड के लिए ज़्यादातर काम। हाइपरसोनिक का मतलब होता है ये मैक 5, मतलब हाइपरसोनिक का मतलब सिंपल है, ये साउंड ऑफ स्पीड, जो साउंड का जो स्पीड है उससे कहीं ज़्यादा है, 5 से भी ज़्यादा है, 5 टाइम्स से भी ज़्यादा है। मैक 5 लिखा हुआ है यहाँ पर, ग्रेटर देन 5 टाइम्स एज कम्पेयर टू स्पीड ऑफ साउंड। सुपरसोनिक होता है मैक 1, मैक 1 से ज़्यादा है, 1 से ज़्यादा मिलेगा आपको, 1 से ज़्यादा मिलेगा, ठीक है ना। ठीक है, ध्यान आपको ये सुपरसोनिक के बाद एडवांस स्टेज में आता है हाइपरसोनिक, बहुत ही हाई स्पीड है, मैक 5 बोलते हैं इसको, मैक 5। और उससे कम होता है, हाइपरसोनिक से कम होता है सुपरसोनिक, ठीक है, ओके। और जिस स्पीड यहाँ पर हाई है, हाइपरसोनिक है, तो यहाँ पर पिस्टन के बिना तो काम होगा नहीं, इसलिए इसको स्क्रैमजेट का यहाँ पर यूज़ होता है। और हाइपरसोनिक जहाँ पर स्पीड एज कम्पेयर टू हाइपरसोनिक कम होती है, सॉरी सुपरसोनिक जहाँ पर हाइपरसोनिक की स्पीड कम होती है, उसको वहाँ पर रोटर करंट यहाँ होता है। नेक्स्ट चलते हैं इसरो की तरफ से। इसरो बेसिकली यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ टाइप में चल रहा है ताकि एस्ट्रॉयड को डिटेक्ट किया जा सके, जो रामसिस मिशन नाम है इस मिशन का। रामसिस मिशन में होगा क्या एक्चुअली, इसरो और ESA जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है वो बहुत ही क्लोजली स्टडी करेंगे एक एस्ट्रॉयड को जो अर्थ को पास करने वाला है 2029 के अंदर। एफोसिस नाम है एस्ट्रॉयड का, जो पत्थर का एक बड़ा सा है स्ट्रक्चर जो सोलर सिस्टम में चारों ओर घूम रहा है, सन के चारों ओर। तो इस एफोसिस एस्ट्रॉयड को ट्रैक करने वाले हैं और ये क्लोज एनकाउंटर होने वाला है बाय दिस रामसिस मिशन। तो इसरो और ESA यूरोपियन स्पेस एजेंसी मिलकर काम कर रहे हैं। नेक्स्ट, मरकुरी के अंदर डायमंड का प्रूफ मिला है, ऐसा नासा ने बताया हमको। नासा एक यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, उसका एक मिशन है मैसेंजर, उसी के अंदर मरक्यूरी में शायद एक डायमंड का लेयर प्रेजेंट है, उनका एक रिसर्च है यहाँ पर। चाइना रिसेंटली अवेल कर लिया है कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन। इसलिए कार्बन फाइबर का मतलब ये है बेसिकली बहुत ही कम वेट की ट्रेन होती है, ये हाई स्पीड ट्रेन हो सकती है। कार्बन फाइबर का यूज़ करने का मतलब ही है स्पीड बढ़ाने के लिए। एक्चुअली वेट जब कम होगा ना कार्बन फाइबर का तो ऑटोमेटिक स्पीड इसकी बढ़ जाएगी। तो ये
वर्ल्ड की पहली है, चाइना ने इसको अनवील किया है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग बेसिकली अमेरिकन गवर्नमेंट की तरफ से आते हैं। बेसिकली कॉपीड एक्ट एक लेके आया है यूएस गवर्नमेंट ने, जहाँ पर जो डीप फ्लेक्स होते हैं, कई बार ना क्या होता है, ओरिजिनल चेहरा हटा के एआई यूज़ करके अलग चेहरा लगा दिया जाता है उसके ऊपर, उसको बोलते हैं डीप फ्लेक। बेसिकली एक फेक होता है, बेसिकली फेस चेहरा को हटा के नकली चेहरा लगा दिया जाता है वहाँ पर। तो उसको यूएस गवर्नमेंट बैन कर दिया है कॉपीड एक्ट के द्वारा, लीगली उसके ऊपर एक लॉ लेके आ रहे हैं ताकि इसको रोका जा सके, क्योंकि ये बहुत ही डेंजरस चीज़ है। आप पहचान नहीं पाएंगे कि ओरिजिनल कौन सा है, फेक कौन सा है, ठीक है ना। बहुत ही ईजी तरीके से इसको अलग कर देते हैं वो लोग। एआई यूज़ होता है यहाँ पर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग ओपन एआई, जिसका एक प्लेटफॉर्म है चैट जीपीटी, ठीक है। चैट जीपीटी जो है एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप इन्फॉर्मेशन कुछ भी देंगे, आपको ऑटोमेटिक सिस्टम जनरेटेड रिप्लाई मिलता है, ठीक है ना। वो चैट जीपीटी है। तो वहाँ चैट जीपीटी से चाइना को बेसिकली ब्लॉक कर दिया इस ट्रैफिक से। अपना जो ट्रैफिक है, एपीआई ट्रैफिक, वहाँ पर चाइना को एंट्री नहीं दी गई है। जैसे वाई हैज़ ओपन एआई बेसिकली ओन करता है चैट जीपीटी को, ठीक है ना। ओपन एआई इज ओनर ऑफ चैट जीपीटी। उस चैट जीपीटी प्लेटफॉर्म के अंदर ट्रैफिक चाइना से ब्लॉक कर रखे हैं हम लोग। चाइना से हम लोग तो नहीं, जो कंपनी है ओपन एआई उसको ब्लॉक कर रखे हैं चाइना को फ्रॉम दिस ट्रैफिक, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अवार्ड्स के अंदर। अवार्ड्स में क्या क्या न्यूज़ में अवार्ड सबसे पहला है आंध्र प्रदेश को मिला है गुल्बेनकियन प्राइज़ जो है 2024 का। ये पोर्चुगल में पोर्चुगल जो गवर्नमेंट है वो देती है बेसिकली क्या है बता दूँगा आपको मैं। आंध्र प्रदेश को मिला है इस साल का 2024 में इंडिया में नेचुरल फार्मिंग की वजह से। आंध्र प्रदेश में नेचुरल फार्मिंग जो है बहुत आगे बढ़ाया गया, उसी को रिकॉग्नाइज करते करते गुल्बेनकियन प्राइज़ जो है वो यहाँ पर दिया गया। नेचुरल फार्मिंग क्या बता दूँगा आपको, ट्रेडिशनल मेथड्स को यहाँ यूज़ करते हैं। एग्रीकल्चर के अंदर अगर आप केमिकल यूज़ कर रहे हैं, पेस्टिसाइड यूज़ करें, तो वो नेचुरल फार्मिंग नहीं हुआ। यहाँ पर आर्टिफिशियली आप यूज़ करें। नेचुरल का मतलब है आप नेचुरली कुदरत को यूज़ करके एक प्लांट को, अगर स्पीसीज़ को ग्रो करना है, अगर एक प्लांट को, जैसे हो गया आपका काउ डंग हो गया, काउ यूरिन हो गया, नेचुरली जो कंडीशंस हैं जो राउंड द ईयर प्लांट को अगर छोड़ देते हैं तो ग्रो करता है बाद में। बायोमास मल्चिंग हो गया, नेचुरल तरीके से अगर हो सके तो उसको बोला जाता है नेचुरल फार्मिंग। और एक होता है आर्टिफिशियल, जहाँ पर आपको केमिकल्स डालने पड़ते हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए, तो इसको ग्रो यूज़ करने की बात नहीं हो रही है। नेचुरल फार्मिंग के ऊपर यहाँ पर आंध्र प्रदेश ने फोकस किया। तो गुल्बेकिन प्राइज़ बता दिया आपको मैं, पोर्चुगल फाउंडेशन बेसिकली का है गुल्बेकिन फाउंडेशन, जहाँ से स्टार्ट हुआ था। और प्राइस मनी 1 मिलियन यूरोज दिए जाते हैं जो लोग कोई अवार्ड मिलता है बेसिकली, ठीक है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है एक स्कीम लॉन्च की है जो 2015 से लॉन्च है इसी नेचुरल फार्मिंग के लिए। नेचुरल फार्मिंग के लिए क्या हुआ यहाँ पर जो है 2015 से ये स्कीम है जहाँ पर ऑल ओवर इंडिया में जो भी फार्मर्स नेचुरल फार्मिंग करेंगे विदाउट केमिकल्स, उनको यहाँ पर असिस्टेंस दिया जाएगा, ठीक है। जहाँ पर केमिकल इन्वॉल्व नहीं होता यहाँ पर थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है फार्मिंग करना। तो यहाँ पर पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, प्रोडक्शन के ऊपर कुछ सर्टिफिकेशन कुछ चाहिए, मार्केटिंग हो गया, ये सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आपको असिस्टेंस मिलेगा ताकि आपका प्रोडक्ट आगे जा सके। ताकि नेचुरल फार्मिंग होगा तभी सॉइल बना रहेगा वहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए। अगर आप केमिकल यहाँ डालते रहेंगे हर साल तो सॉइल बेसिकली वो स्टेराइल बन जाएगा, कुछ सालों के बाद वो सॉइल और काम ही नहीं आएगा, स्टेराइल बन जाएगा। उसी को रोकने के लिए एक स्कीम है परंपरागत कृषि विकास योजना, यहाँ पर नेचुरल फार्मिंग का यहाँ पर बात हो रही है, नेचुरल फार्मिंग का, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मेरे को लगा यहाँ से जो पूछ सकते हैं आपको, मैं यहाँ रख दिया, उसको देख के जाइएगा। नेक्स्ट जो है यही ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है, नेचुरल फार्मिंग ऑर्गेनिक बहुत ही कहा सिमिलर है, ये बताऊँगा क्या फ़र्क है दोनों में। इंडिया और ताइवान जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग जो प्रोड्यूस है, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, उसको यहाँ पर एक एग्रीमेंट साइन कर चुके हैं ताकि इसका एक्सपोर्ट बढ़ाया जा सके, दोनों कंट्रीज़ के बीच में इसका एक्सपोर्ट अच्छे से हो सके ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रोडक्ट्स के बारे में। अब यहाँ ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग इसमें देखिएगा केमिकल यहाँ यूज़ होते हैं मगर वो बायो केमिकल्स होते हैं, नेचुरल केमिकल्स होते हैं। ऐसा नहीं होता आप फैक्ट्री से लेके आते हैं केमिकल्स, वर्मी कंपोस्ट होता है, नेचुरल कंपोस्ट जो आता है, और नीड बेस्ड काम होता है यहाँ पर। ऐसा नहीं कि फोर्सफुली आप पेस्टिसाइड दिए जा रहे हैं और केमिकल दिए जा रहे हैं, होता है ऑर्गेनिक। नेचुरल मतलब है आप कुदरत के ऊपर छोड़ दिए, कुदरत में जो होगा वही आपको यहाँ पर हेल्प यहाँ मिलेगा, उसको बोलते हैं नेचुरल। और ये हल्का सा ऑलमोस्ट सेम ही होता है एक्चुअली, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता, थोड़ा हल्का सा फ़र्क होता है। तो इंडिया ताइवान जो है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है ताकि एक्सपोर्ट बढ़ सके यहाँ पर हमारा। उनकी तरफ से अवार्ड है, नागालैंड को बेसिकली बेस्ट स्टेट इन हॉर्टिकल्चर का अवार्ड मिला है। हॉर्टिकल्चर सेक्टर के अंदर प्रेस्टिजियस अवार्ड मिला है इसको, नागालैंड स्टेट को, रखना है आपको। नेक्स्ट शाहरुख खान जी आ रहे हैं यहाँ पर, बेसिकली इनको ऑनर करने के लिए पेरिस म्यूज़ियम के अंदर एक गोल्ड कॉइन बनाया गया है, जहाँ पर उनका एक फ़ोटो दिया गया है। यहाँ पर बिकम्स द फर्स्ट इंडियन टू बी ऑनर्ड विद कस्टमाइज गोल्ड कॉइन बाय ए म्यूजियम इन पेरिस। पेरिस में एक म्यूजियम में इनकी एक फ़ोटो वहाँ दी गई है। नेक्स्ट चलते हैं डिफेंस सेक्टर। ओके, बहुत सारे डिफेंस एक्सरसाइजेस न्यूज़ में हैं, तो फर्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। मंगोलिया में जो हो रही है, ख्वान क्वेस्ट नाम है इसका।
बेसिकली ये मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, बहुत सारे नेशंस यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये थोड़ा आपको मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, नाम है खान क्वेस्ट, मंगोलिया इसका होस्ट है। नेक्स्ट एक बायलैटरल एक्सरसाइज है, इंडिया और मंगोलिया जो मिल के कर रहे हैं यहाँ पर, नोमैडिक एलिफेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पूछ सकता है कि नोमैडिक एलिफेंट किसके बीच में होती है। एग्जाम आपको इंडिया और मंगोलिया के बीच में होती है, मेघालय में ये बेसिकली हुई है रिसेंटली। तो इंडिया में मंगोलिया मिलके नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज इसको किए हैं। नेक्स्ट है थाईलैंड के साथ हुई है हमारी मैत्री एक्सरसाइज, बहुत इंपॉर्टेंट है मैत्री, इंडिया थाईलैंड मिलके किए हैं। और रशियन नेवी डे के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट डिफेंस न्यूज़ है, रशियन नेवी डे जो होता है, हमारा नेवी डे कब होता है बताइएगा, इंडिया में जो नेवी डे होता है तो जस्ट बताएं आपको मैं, उसको कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि नेवी डे इंडिया में कब सेलिब्रेट करते हैं। रशिया में ऐसे होता है 27 जुलाई के अंदर। तो उस समय इंडियन नेवी जो है वहाँ से हमारी तरफ से इंडियन नेवल शिप जाई गई थी तबार नाम की, तो वहाँ से रशिया के इसने बेसिकली एक सेलिब्रेशन होस्ट किया था अपने नेवी डे के अंदर। बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज़ के नेवल शिप्स गए थे यहाँ से, तो इंडिया की तरफ से गए थे INS तबार, इंडियन नेवल शिप तबार नाम की शिप गई थी, यहाँ पर दिख रहा होगा INS तबार आपको। तो बहुत ही प्रेस्टीज सिचुएशन था यहाँ पर, जो व्लादिमीर पुतिन थे, तो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑनर दिया गया था बाय रशियन प्रेसिडेंट, बहुत ही क्या रेस्पेक्टफुल तरीके से इसको ग्रीट किया गया था इंडियन नेवी को वहाँ पर। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, तरंग शक्ति नाम है एक्सरसाइज का, जो कोयम्बटूर में स्टार्ट हुई है। तरंग शक्ति मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज है, तरंग शक्ति मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज। नेक्स्ट एयरबस जो है एक कंपनी है, मेड इन इंडिया H125 हेलीकॉप्टर बनाने की बात हो रही है बाय 2026, ठीक है, मेड इंडिया H125 हेलीकॉप्टर बाय एयरबस बाय 2026 तक ये हो जाएगा। नेक्स्ट है अमेरिकन डिफेंस इक्विपमेंट के बारे में बात हो रहा है, सेंटिनल। सेंटिनल बेसिकली पेंटागन जो है मेरे USA का जो डिफेंस मिनिस्ट्री डिफेंस ऑफिस है उसको बोला जाता है बेसिकली, वो एक मिसाइल के ऊपर काम कर रहा है जो सेंटिनल नाम है, न्यूक्लियर मिसाइल है, न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल है सेंटिनल मल के। नेक्स्ट इंडिया जो है एक न्यू इंडिजीनियस खुद का बनाया हुआ मेड इन इंडिया लाइट टैंक है, जोरावर नाम का, बहुत इंटरेस्टिंग टैंक है, जोरावर नाम का, लाइट वेट है बेसिकली, खुद का बनाया हुआ है, DRDO ने इसको बनाया है, DRDO ने इस टैंक को बनाया है, इंडिजीनियस टैंक है हमारा। नेक्स्ट जो है ऑस्ट्रेलिया ने एक्सरसाइज को होस्ट किया है पिच ब्लैक नाम की, क्या नाम ऑस्ट्रेलिया एक्सरसाइज पिच ब्लैक। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग मलाबार एक्सरसाइज। मलाबार एक्सरसाइज बेसिकली 4 नेशंस के बीच में होती है, क्वाड नेशंस बोला जाता है इसको, US, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, ये 4 नेशंस को बोलते हैं क्वाड। इंडिया, US, जापान, ऑस्ट्रेलिया वो मिल के बोलते हैं मलाबार एक्सरसाइज करते हैं, नेवल एक्सरसाइज है, ठीक है ना, याद रखा नेवल एक्सरसाइज है ये। नेक्स्ट सेबेक्स 2, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है बेसिकली, जहाँ पर इंडिया जो है वो एक एक्सप्लोसिव के ऊपर काम कर रहा है। मालूम होना चाहिए एक्सप्लोसिव है, TNT बेसिकली एक होता है एक एक्सप्लोसिव, उससे भी भयानक एक्सप्लोसिव के ऊपर काम हो रहा है, सेबेक्स 2 नाम है इसका। ज़्यादा डिटेल्स इसकी आई नहीं है अभी तक, इतना मालूम है कि एक TNT से भी ज़्यादा बड़ा एक्सप्लोसिव होने वाला है। अगर इंडिया इसको बना लिया डिफेंस टेक्नोलॉजी के अंदर तो बहुत ही एक पावरफुल न्यू एक्सप्लोसिव बन जाएगा सेबेक्स 2.0 के नाम से। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, फेज़ 2 स्टार्ट हुआ है एक्चुअली बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम का, ठीक है ना। फेज़ 1 एक था एक्चुअली जहाँ पर बैलिस्टिक मिसाइल्स के ऊपर काम हो रहा था, फेज़ 1। अब रिसेंटली 2024 के अंदर फेज़ 2 स्टार्ट हुआ है इसका। फेज़ 1 बहुत पहले हुआ था, ये बता रहा हूँ, ये अराउंड सन 2002 के आसपास स्टार्ट हुआ था। तो फेज़ 1 खत्म हो चुका है, जहाँ पर बैलिस्टिक मिसाइल जो थी, लॉन्ग रेंज मिसाइल जो होती हैं, तो इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल्स होती हैं, उनको बोलते हैं बैलिस्टिक, जो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक जा सकती हैं। उस 2000 किलोमीटर रेंज तक जो थी मिसाइल, उसको फेज़ 1 के अंदर डाला गया था। अब फेज़ 2 के अंदर जो है जो मिसाइल्स यूज़ होंगे यहाँ पर, उसका रेंज 5000 किलोमीटर्स तक का होगा, 5000 यहाँ पर किलोमीटर्स के ऊपर काम हो रहा है। तो फेज़ 1 ऑलरेडी हमारा ओवर हो चुका है, अब फेज़ 2 के ऊपर काम हो रहा है, यहाँ लिखा 5000 किलोमीटर्स तक यहाँ पर काम होगा फेज़ 2 के अंदर। अब फेज़ 1 के अंदर ऑलरेडी काम हो चुका है, 2000 किलोमीटर्स तक की रेंज के ऊपर मिसाइल्स यहाँ पर बनाई जाएगी, जिसको बैलिस्टिक मिसाइल बोला जाता है। बैलिस्टिक बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस मिसाइल होती है बेसिकली। कुछ मिसाइल्स का नाम बता दे रहा हूँ, अग्नि मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल है यहाँ पर, धनुष नाम है, पृथ्वी, प्रहार और त्रिशूल, ये कुछ मिसाइल्स का नाम है जो बैलिस्टिक मिसाइल्स है, जो इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल्स यूज होती हैं, काफ़ी लंबी रेंज होती है लोगों की, उस वजह से इसको बैलिस्टिक मिसाइल बोला जाता है। कुछ बुक्स एंड ऑथर्स देख लेते हैं हम लोग, कुछ इंपॉर्टेंट अगर है तो। यहाँ पर टिम वॉकर की एक इंपॉर्टेंट बुक है, द प्रिजनर ऑफ भोपाल नाम है ये बुक का, यहाँ प्रिजनर ऑफ भोपाल हैज बीन रिटन बाय टिम वॉकर, इस ऑथर का नाम है, लगाओ को यहाँ पर। नेक्स्ट जमशेदजी टाटा के बारे में एक बुक लॉन्च हुई है, R गोपाल कृष्ण एंड हरीश भट्ट ने लॉन्च किए इनको, है ना। जमशेदजी टाटा के बारे में है, पावरफुल लर्निंग फॉर कॉर्पोरेट सक्सेस, अपना कॉर्पोरेट एम्पायर किस तरह बनाया है इन्होंने, तो ये यहाँ दिखाया गया इस बुक के अंदर। अच्छा एक बुक है, R गोपाल कृष्ण बुक ऑथर है। नेक्स्ट R बाल सुब्रमण्यम जो है वो एक बुक लिखे हैं, पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी, हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर की जो लेगेसी है उसके बारे में यहाँ बात की गई है, R बाला सुब्रमण्यम नाम है इनका।
नेक्स्ट कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ न्यूज़ है, उसको कवर कर लेते हैं। फर्स्ट जो है वो एशियन क्रिकेट काउंसिल से आ रहा है। एशियन क्रिकेट काउंसिल जो है वो 2025 के अंदर जो है मेंस क्रिकेट एशिया कप जो है, जो T20 फॉर्मेट में होने वाला है इंडिया के अंदर, हाँ आपको इंडिया के अंदर ये होने वाला है। और नेक्स्ट 2027 के अंदर होगा बांग्लादेश के अंदर। देखिए 2 फॉर्मेट्स में चलते हैं। ये एशियन क्रिकेट काउंसिल जो है ना, ये हर 2 साल में एक T20 कंडक्ट करती है और एक 50 ईयर कंडक्ट करती है ODI फॉर्मेट में। तो इस साल 2025 नेक्स्ट ईयर जो है ये होने वाला है इंडिया के अंदर, इंडिया इसका होस्ट है। और नेक्स्ट 2 साल के बाद 2027 के अंदर बांग्लादेश इसका होस्ट है, 50 ईयर जो होने वाला है, ठीक है ना। हर 2 साल में अलग अलग फॉर्मेट में होता है बेसिकली, एवरी 2 ईयर्स। फर्स्ट हुआ था 1984 के अंदर UAE के अंदर, ठीक है ना, जहाँ पर इंडिया ने जीत लिया था इसको। फर्स्ट जो हुआ था UAE के अंदर हुआ था। अभी जो होने वाला है वो होने वाला है 2025 के अंदर, जो इंडिया इसका होस्ट है, और 27 में बांग्लादेश इसको होस्ट करेगा। और इंडिया सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल टीम रही है इस एशियन क्रिकेट कप के अंदर। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, एक और न्यूज़ है। श्रीलंका ने फर्स्ट अपना जीत लिया है वुमेंस एशिया कप टाइटल, वुमेंस एशिया कैटेगरी के अंदर, एशिया कप टाइटल के अंदर 2024 में जो हुआ T20 फॉर्मेट में हुआ था। ये तो श्रीलंका में ही हुआ था और श्रीलंका ने ही इसको जीता है। इंडिया जो वुमेंस क्रिकेट टीम है वो लास्ट फाइनल्स में हार गई थी यहाँ से। कैप्टन इंडियन जो वुमेन क्रिकेट टीम कैप्टन मालूम होना चाहिए आपको, हरमनप्रीत कौर है, और अमूल मजुमदार कोच है, याद रखना आपको, इंडियन क्रिकेट कोच है, याद रखना आपको, ठीक है ना। ओके, तो ये वुमेंस एशिया कप का टाइटल 2024 का श्रीलंका में हुआ, श्रीलंका ने जीता और हरमनप्रीत कौर थी कैप्टन इंडियन साइड से। नेक्स्ट है ओलंपिक ई स्पोर्ट्स, ठीक है ना। ये ऑनलाइन गेमिंग का एक एक्चुअली फॉर्मेट नया लॉन्च हुआ है, ओलंपिक से लॉन्च किया है, इससे पहले नहीं था, इसे लॉन्च हुआ है नेक्स्ट ईयर 2025 के अंदर। इसीलिए गेमिंग को यहाँ पर ऑनलाइन जो चलता है गेमिंग, ई स्पोर्ट बोला जाता है इसको, ई स्पोर्ट्स। तो यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट लाया गया ओलंपिक्स के द्वारा। ये नेक्स्ट ईयर हो जाएंगे, फर्स्ट एवर जो है सऊदी अरब में होंगे, उसके बाद डिसाइड करिए कितने साल में एक बार होंगे। अभी तो फिलहाल फर्स्ट इसका एडिशन होने वाला है सऊदी अरब के अंदर ई स्पोर्ट्स के नाम से, ठीक है। गेमिंग फॉर्मेट में हो जाएगा, फिजिकल एसेस कोई गेम्स नहीं होंगे। अब सिंस मेरे को लगा कुछ स्पोर्ट्स इवेंट हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, मेरे को लगा बता देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल समर ओलंपिक्स जो है 2024 का हुआ था, आपको मालूम होगा पेरिस में हुआ था, सबको मालूम है पेरिस में हुआ था। नेक्स्ट जो है 2028 में होने वाला है, नेक्स्ट लॉस एंजलिस में होगा। फ्यूचर ओलंपिक जो गेम्स है उसका वेन्यू बता रहा हूँ आपको मैं। नेक्स्ट जो है इंडिया इसको होस्ट करने वाला है 2036 तक, शायद इंडिया ने इसको बिड कर रखा है ऑलरेडी, बिड ऑलरेडी डाल चुकी है इंडिया ने कि इंडिया इज इंटरेस्टेड टू होस्ट समर ओलंपिक्स ऑफ 2036, ठीक है ना, याद होना चाहिए आपको। इस साल का पैरालंपिक्स भी हुआ था पेरिस के अंदर, याद होना, पैरालंपिक्स भी पेरिस में हुआ था 2024 का। तो समर ओलंपिक्स पेरिस में हुआ था, पैरालंपिक्स भी हुआ था पेरिस में। नेक्स्ट ओलंपिक्स होगा लॉस एंजलिस 2028, और इंडिया शायद होस्ट कर सकता है 36 में। और एक है समर यूथ ओलंपिक्स, समर यूथ, ये 2026 में होने वाला है, सेनेगल, अफ्रीकन कंट्री है सेनेगल। यूथ ओलंपिक्स का पूछेगा समर वाला। सिमिलर तरीके से विंटर भी काम करता है। नेक्स्ट जो विंटर ओलंपिक्स है 2026 में होगा इटली में, उसके बाद होगा फ्रांस में अगेन, तो याद रखना फ्रांस में भी होने वाला नेक्स्ट टू नेक्स्ट, और नेक्स्ट जो होने वाला है इटली में होने वाला है। सिमिलरली विंटर यूथ ओलंपिक्स जो है वो साउथ कोरिया में होगा, इसी साल एंडिंग में होगा, दिसंबर के महीने में, ठीक है ना। ये यूथ वाला स्टेज में होता है, यूथ वाला, इट इज़ यूथ, दिस इज नॉर्मल, ठीक है। नेक्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स देखते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स नेक्स्ट जो 2026 में होने वाला है, ग्लासगो स्कॉटलैंड में होगा ये। एशियन गेम्स 2026 का जापान इसके होस्ट होगा बेसिकली। ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है 50 ओवर का, वो 2023 का तो इंडिया में हुआ था, नो डाउट इंडिया हार गया था यहाँ पर। 2027 का जो होस्ट है वो साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया मिलकर होस्ट करेंगे इसको। और वुमेन में अगर देखा जाए तो 2025 में इंडिया में होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, नेक्स्ट ईयर है वुमेन्स ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 50 ईयर का होने वाला है ये, नेक्स्ट ईयर इंडिया में होस्ट होगा। और इसका ऑलरेडी 50 ओवर का ऑलरेडी होस्ट कर चुके हैं, और नेक्स्ट जो होस्ट है साउथ अफ्रीका इसका होस्ट है। सिमिलर तरीके से T20 भी काम करता है। लास्ट इस साल का T20 था बताया आपको मैं, इंडिया ने जीता था इसको, USA वेस्ट इंडीज़ मिलकर होस्ट किए थे। नेक्स्ट जो 2 साल के बाद होगा इंडिया श्रीलंका इसको होस्ट करेंगे। वुमेन कैटेगरी के अंदर इस साल UAE होस्ट कर रहा है, इस वक्त ऑली मैच चल रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट जो होस्ट होगा वो इंग्लैंड करेगा वुमेन कैटेगरी के अंदर, T20 के अंदर, T20। नेक्स्ट जो है चेस ओलंपियाड ऑलरेडी इस साल का हो चुका है बुदापेस्ट हंगरी के अंदर, हंगरी बुदापेस्ट। इसके अंदर गोल्ड मेडल हम लोग जीते थे, मालूम होगा आपको। इंडिया हैज़ वोन 2 मेडल्स, दोनों मेल और फीमेल कैटेगरी के अंदर 2 मेडल जीते थे हम लोग। एक है फीमेल के अंदर है दिव्या देशमुख ने जीता था, गुकेश नाम है इनका, जो इन्होंने मेल में जीता था। याद होना चाहिए, दोनों का नाम इंपॉर्टेंट है, एक का नाम है गुकेश और एक का नाम है दिव्या देशमुख। मेल और फीमेल के अंदर गोल्ड कैटेगरी के अंदर मिला था हमको गोल्ड मेडल इन दिस चेस ओलंपियाड। नेक्स्ट जो इवेंट है वो होने वाला ताशकेंत के अंदर, ताशकेंत उज्बेकिस्तान, तो इस साल का ऑलरेडी हो चुका है बुदापेस्ट हंगरी। नेक्स्ट जो है मेंस हॉकी टीम, जो हॉकी वर्ल्ड कप जो है वो 23 में हुआ था लास्ट, भुवनेश्वर रौलकेला में हुआ था, उड़ीसा के अंदर। नेक्स्ट जो होगा
बेल्जियम नीदरलैंड्स के अंदर 2026 में होने वाला है। वुमेंस का भी सेम बेल्जियम में होगा। फीफा वर्ल्ड कप लास्ट हुआ था कतर के अंदर, अब होगा नेक्स्ट कनाडा, मेक्सिको, यूएसए के अंदर। वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप होगा नेक्स्ट जापान के अंदर 2025। नेशनल गेम्स जो 2024 के होने वाले हैं वो उत्तराखंड में होंगे। इस बार हुए नहीं, होने वाले हैं, विंटर में होते हैं वैसे कि। नेक्स्ट चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डेज डिस्कस करते हैं जो मेरे को लगा इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं एग्जाम में आपको। जुलाई मंथ से है बेसिकली। जीएसटी डे 1 जुलाई को सेलिब्रेट करते हैं। यूएफओ डे, ये अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट होता है, ये वर्ल्ड यूएफओ डे 2 जुलाई को होता है। उसके बाद देखते हैं हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट डेज बताता हूँ आपको मैं। फॉर एग्जांपल चलते हैं हम लोग 15 जुलाई इंपॉर्टेंट है, मिड में आता है 15 जुलाई जस्ट, वर्ल्ड स्किल डे। 2 दिन के बाद आएगा इंटरनेशनल जस्टिस डे। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपको। 15 जुलाई वर्ल्ड स्किल डे, इंटरनेशनल जस्टिस डे 17 जुलाई, इसको पेयर बना लीजिएगा एक बार आप। उसके बाद 11 जुलाई को आएगा वर्ल्ड पॉपुलेशन, 11 जुलाई। 6 जुलाई को आता है कोऑपरेटिव डे। कोऑपरेशन जो चलता है, अमूल जैसे एग्जाम्पल है, तो कोऑपरेटिव डे भी होता है 6 जुलाई के अंदर, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है 6 जुलाई, यहाँ पर है 11 जुलाई पॉपुलेशन डे। इस दोनों को पेयर बना लीजिएगा। उसके बाद चलते हैं चेस डे, 28 जुलाई। नेल्सन मंडेला, साउथ अफ्रीका के बहुत बड़े लीडर रह चुके हैं नेल्सन मंडेला। 18 जुलाई इनका बर्थडे था, तो उनसे नेल्सन मंडेला डे बनाते हैं हम लोग। उसके बाद नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे 23 जुलाई है। कारगिल दिवस बहुत ही इंपॉर्टेंट है 26 जुलाई, और उसी ही दिन मैंग्रोव इकोसिस्टम डे भी सेलिब्रेट करते हैं, एक मैंग्रोव डे भी होता है। 28 जुलाई 2 दिन के बाद, 26 जुलाई के बाद वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, और 29 जुलाई को होता है इंटरनेशनल टाइगर डे। तो इसमें से मेरे को लगा ये 2 इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। हेपेटाइटिस टाइगर को पेयर बना लीजिएगा, आसपास ही है। कारगिल दिवस और मैंग्रोव को पेयर बना लीजिएगा। चेस याद रखिएगा, चेस 28 जुलाई को चेस डे होता है। और नेल्सन मंडेला भी इंपॉर्टेंट है, ये भी मेरे को लगा पूछ सकते हैं एग्जामिनेशन में आपको। और पॉपुलेशन तो है ही 11 जुलाई को, और कोऑपरेटिव 6 जुलाई। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज है, इसको आप ऑर्डर से याद कर लीजिएगा, एक बार पेयर बना के याद कर लीजिएगा। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं न्यूज़ में, उसको एक बार देख लेते हैं एक बार। मैंने यहाँ पर न्यूज़ को सिलेक्ट कर रखा है, सब न्यूज़ तो नहीं पढ़ना है आपको, कुछ कुछ मेरे को लगा आपको पढ़ना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल उत्तराखंड में एक बहुत ही बड़ा ग्लेशियर न्यूज़ में है जो टूट के निकल चुका है, उसको एवलेंच बोलते हैं। ग्लेशियर जब लैंडस्लाइड होती है ना, ग्लेशियर जब टूटता है बहुत बड़ा, तो उसको बोलते हैं एवलेंच। बड़ा बड़ा जो बर्फ़ के टुकड़े टूटते हैं, वो टूट के चोराबाड़ी ताल नाम का एक गांधी सरोवर है, वहाँ पर जाके गिरा है उन्होंने। दिस इज लोकेटेड इन उत्तराखंड। तो एग्जाम हो सके चोराबाड़ी ताल नाम का जो सरोवर है, ये कहाँ पर, उत्तराखंड में मिलेगा आपको। नेक्स्ट अरुणाचल प्रदेश में 2 सेंचुरी न्यूज़ में है, टले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और ईटानगर, ऑफकोर्स कैपिटल मिलेगा अरुणाचल प्रदेश का आपको। असम में बताया आपको 43rd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट चरादेव मैदान बताया आपको मैं, वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। वेस्ट बंगाल के अंदर भी नेशनल लैंडस्लाइड फोरकास्टिंग सेंटर खोला है, कि लैंडस्लाइड को पहले से मालूम चल जाए हमको, जैसा उस तरह का सेंटर एक खोला हुआ है। और कोल माइंस कुछ न्यूज़ में उससे खास इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर और कुछ लगा मेरे को यहाँ पर। मंड्या डिस्ट्रिक्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर लिथियम की कुछ रिसोर्सेस हमको मिले हैं यहाँ पर। गुजरात के अंदर इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑडिट ऑफ लोकल गवर्नेंस खुला है, ICEL। और मध्य प्रदेश के अंदर सतपुरा डैम जो आपको मिलेगा नर्मदा रिवर के ऊपर, वो यहाँ पर न्यूज़ में है, मिलेगा आपको। और लद्दाख के अंदर एक टेलीस्कोप बिठाया गया, ग्रोथ इंडिया टेलीस्कोप, याद होना चाहिए आपको, लद्दाख के अंदर। नेक्स्ट वर्ल्ड न्यूज़ है। वर्ल्ड न्यूज़ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे को लगा कैपिटल है वर्ल्ड की। जो न्यूज़ है, न्यूज़ तो ठीक है आप देख लीजिएगा एक बार, मगर कैपिटल के साथ देखिएगा। फॉर एग्जांपल मोरक्को एक इंपॉर्टेंट अफ्रीकन कंट्री है, वहाँ पर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सॉइल हो चुका है, तो कैपिटल क्या है अफ्रीकन कंट्री का, मोरक्को का है रबत, इंपॉर्टेंट कैपिटल है। आइवरी कोस्ट भी एक इंपॉर्टेंट नेशन है वेस्ट अफ्रीका के अंदर। ये फर्स्ट कंट्री है जो अफ्रीका के अंदर जो R21 वैक्सीन जो है, जो मलेरिया को काउंटर करने के लिए वैक्सीन बनाई थी R21, और ये बिलो चिल्ड्रन 2 ईयर्स के बिलो के लिए डिस्कवर की गई है, यहाँ पर बनाई गई है। फर्स्ट कंट्री टू रोल आउट न्यू R21 वैक्सीन फॉर चिल्ड्रन बिलो 2 ईयर्स। ये आइवरी कोस्ट नाम की कंट्री है अफ्रीका के अंदर। उतना खास इंपॉर्टेंट कंट्री नहीं है, मगर न्यूज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ऑस्ट्रिया 75 ईयर्स हो चुके हैं रिलेशंस के हमारे साथ, इंडिया ऑस्ट्रिया रिलेशंस। कैपिटल है वेना। अजरबैजान COP29 जो क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस है उसको होस्ट करने वाला है, क्लाइमेट के बारे में यहाँ बात होगी, इसी साल होस्ट होगा। और जो अजरबैजान का कैपिटल है बैकू, यहाँ पर होगा। अस्थाना कैपिटल है कजाकिस्तान का, यहाँ पर SCO का समिट का कुछ एस्पेक्ट्स होने वाले हैं यहाँ पर। जापान बताया आपको मैं 3D होलोग्राम के नोट्स निकाल रहे हैं ताकि डुप्लीकेसी नहीं हो सके। ताइवान इंडिया जो है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की एक एग्रीमेंट हुआ बीच में। वर्ल्ड की ओल्डेस्ट पेंटिंग बताया आपको इंडोनेशिया के अंदर, नुसंतारा इसका कैपिटल है। मॉरिशस जो है PM जन औषधि केंद्र जो है फर्स्ट टाइम ओवरसीज डेवलप पोर्ट लुइस के अंदर। रावंडा किगाली से कैपिटल है, इंपॉर्टेंट है। DRC डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ब्राज़ील के अंदर कुछ वायरस निकला हुआ है, इंपॉर्टेंट है, मगर कैपिटल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पैराग्वे जो है वो 100 मेंबर है अब ISA,
तो असेंशियन इसका कैपिटल है पैराग्वे का। और यहाँ पर बोलीविया मिलेगा। बोलीविया जो पार्ट बन चुका है मर्कोसर का। मर्कोसर बेसिकली एक फ्री ट्रेड एसोसिएशन है साउथ अमेरिका का। साउथ अमेरिकन कंट्रीज जितने भी हैं ना, वो मर्कोसर नाम का फ्री ट्रेड ग्रुपिंग एक कर चुके हैं। आपस में टैक्स नहीं लगेगा, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे यहाँ पर, तो उसके अंदर बोलीविया को ऐड कर दिया गया है। तो बोलीविया सच इंपॉर्टेंट कंट्री है। और लाइबेरिया एक इंपॉर्टेंट अफ्रीकन कंट्री है, और वहाँ पर फ्लड आ चुके हैं, तो यहाँ पर मोन्रोविया, फ्लड की वजह से अब कैपिटल चेंज करने की बात हो रही है, मोन्रोविया इसका। एक बार आप इसको पॉज करके आराम से कैपिटल्स ओवरलुक कर लीजिएगा। फॉर एग्जांपल मोरक्को का, ऑस्ट्रिया का इंपॉर्टेंट है, पूछ चुका है। अजरबैजान का इंपॉर्टेंट है। कजाकिस्तान का इंपॉर्टेंट मिलेगा आपको यहाँ पर। नेक्स्ट जो आपको जापान का टोक्यो है, मालूम होगा आपको। ताइवान का टाइपी सिटी मिलेगा आपको। इंडोनेशिया का नुसंतारा मिलेगा। मॉरिशियस इंपॉर्टेंट है, पोर्ट लुइस। इसको पॉज करके एक बार देख लीजिएगा, कैपिटल्स इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसी के साथ ये यहाँ पर एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही लेके आऊँगा आपके लिए, तब तक के लिए बनाइए हमारे साथ, स्टे ट्यून्ड।